ये प्रश्न हुआ था ना क्लास में, केवल कानून का अनुपालन ही काफी नहीं है। लोक सेवक में अपने कृत्यों के प्रभावी पालन करने के लिए नैतिक मुद्दों पर सुविकसित संवेदन शक्ति का होना भी आवश्यक है। दो उदाहरण दीजिए। कृत्य नैतिकतः सही है परंतु वैध रूप से सही नहीं है, और कृत्य नैतिकतः सही नहीं है परंतु वैध रूप से सही है। हुआ था ना ये प्रश्न? चलिए आप लोग बताइए, कोई ऐसा कृत्य बताइए जो नैतिक रूप से सही है किंतु कानूनी रूप से सही नहीं है। कौन बताएगा? हाँ, उठ के बोलो। हाँ, किसी आपात स्थिति में किसी की जान बचाने के लिए ट्रैफिक के नियम को तोड़ देना। इसमें यही बताना है कि एक अच्छे सिविल सेवक को कानून का पालन तो करना ही चाहिए, किंतु केवल कानूनों की परिधि से घिरे रहना और नैतिक तरीके से मुद्दों पर विचार न करना उसे प्रभावी लोक सेवक नहीं बनाएगा। नैतिक विचार करते हुए कभी कभी उसको कानून की सीमाओं में रहना होगा, कभी कभी कानून का आंशिक उल्लंघन भी करना पड़ सकता है। ये करके फिर आप बताएं कि ये दो स्थितियां इस प्रकार से हो सकती है, इससे सेलिब्रेट करना चाहिए। एक वाक्य पे गौर कीजिए, बताइए क्या मतलब है। डिफेंस मैकेनिज्म कैन हेल्प टू सॉल्व द एथिकल डायलेमा। हाउ? यहां डिफेंस मैकेनिज्म से क्या मतलब हो सकता है? और जल्दी से बताइए इस प्रश्न का मतलब समझ पा रहे हैं यानी डिफेंस मैकेनिज्म अगर हो तो एथिकल डायलेमा को सॉल्व करने में आसानी हो सकती है। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब क्या होगा इसमें? हाँ, डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब पहले से अपने आप को इन खतरों के लिए तैयार रखना। और पहले से तैयार कैसे रखेंगे? जैसे वैल्यू हायरार्की पहले से तय कर रखी है, नोट कर रखी है, एकदम हितों की पहचान शुरू से कर रखी है। अपनी कंसाइंस को एनलाइटन करने के लिए पहले से बहुत सारे प्रेसिडेंट्स, कानून, नियम, उपनियम का अध्ययन कर रखा है। और जब ये सब चीजें पहले से तैयार हैं तो कोई भी एथिकल डायलेमा जैसे आपके सामने आएगा, आपके पास तुरंत रेडीमेड सॉल्यूशन होगा, आप उसकी मदद से बाहर निकल जाएंगे। इसका ये कथन हुआ, ठीक है। चलिए, इंट्यूशन को लेकर एक वाक्य है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति चल रहा है और अचानक समझ नहीं पाता, लेकिन वो कोई रास्ता बदल लेता है वहां से, ये सोच के कि पता नहीं ठीक नहीं लग रहा वहां से जाना, यहां से जाता हूं। क्या इसको हम इंट्यूशन कह सकते हैं? कह सकते हैं, एकदम कह सकते हैं। इंट्यूशन ऐसी काम करती है कि आपके पास कोई ठोस प्रमाण नहीं है पर आपको महसूस हो रहा है कि कुछ गलत है, तो बेहतर है कि ये कर लेते हैं। जब भी कुछ ऐसा हो, ये जरूरी नहीं है कि जो निर्णय है सही निकलेगा। ये हो सकता है कि इंट्यूशन से होने वाली जो फैसला है बाद में गलत साबित हो जाए, लेकिन हाँ, ये फैसला हुआ किस बेस पर, उस मामले में आप कह सकते हैं कि वो इंट्यूशन है। पेशा और व्यवसाय, यानी कि पेशा मतलब प्रोफेशन और व्यवसाय का मतलब क्या होगा? बिजनेस कह लीजिए, या आपका जो बिजनेस एक्टिविटी है कोई भी, है ना। बिजनेस केवल व्यापार के सेंस में नहीं होता है। बिजनेस का मतलब ये, जैसे लोकसभा बिजनेस रूल्स, राज्यसभा बिजनेस रूल्स, बिजनेस का मतलब कोई कार्य व्यापार किसी भी तरह का हो। तो आप बताएं कि व्यवसाय और पेशा, इनमें ये संबंध बनेगा या ये संबंध बनेगा? पहला या दूसरा? पहला, यानी कि ये व्यवसाय है, ये पेशा है, ये ठीक है। इसको कर लीजिए व्यवसाय। व्यवसाय का मतलब कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी जो कोई व्यक्ति अपने जीवन में करता है। और व्यवसाय करने वालों में से कुछ लोग पेशा का मतलब प्रोफेशनल्स हैं, जो अपनी किसी क्षेत्र विशेष के ज्ञान के आधार पर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनको बोलते हैं प्रोफेशनल्स। तो प्रोफेशन इज ए काइंड ऑफ बिजनेस, या मतलब कह सकते हैं कि व्यवसाय है, उसका एक हिस्सा है पेशा। ऐसे पूछें क्या व्यापार और वाणिज्य में भी कोई अंतर है? वाणिज्य होता है कॉमर्स, और व्यापार है मतलब ट्रेड को आमतौर पर बोलते हैं व्यापार। इसमें क्या अंतर होगा तो जरूर। व्यापार तो मेरे ख्याल से एक बड़ी एक्टिविटी है जो किसी प्रकार का भी हो सकता है। ट्रेड ही पूछा है ना, मुझे थोड़ा सा डाउट है। अगर ये ट्रेड है, ट्रेड का मतलब है कि मैन्युफैक्चरिंग आप नहीं कर रहे हैं। ट्रेड का मतलब कुछ खरीद कर उसको आगे बेचना, उसमें कुछ एडिशन करके, अल्ट्रेशन करके उसको आगे बेचना, ये होता है ट्रेड। और मेरे ख्याल से कॉमर्स एक बड़ी टर्म है जिसमें ट्रेड जैसे सब चीजें शामिल हो जाएंगी, ये रिश्ता बनना चाहिए। लेकिन ये इथिक्स में मेरे ख्याल से ऐसा सवाल तो नहीं आना चाहिए, ठीक है। चलिए, कल हम लोगों ने जो पढ़ा था वो आपके पाठ्यक्रम में लिखा हुआ था टॉपिक नंबर 6 में। अगर मैं आपको वाक्य पढ़ के बताऊं, अकाउंटेबिलिटी एंड इथिकल गवर्नेंस, ठीक है। और हमने जो पढ़ा गुड गवर्नेंस, इथिकल गवर्नेंस, स्मार्ट गवर्नेंस, और उसके बाद अकाउंटेबिलिटी क्या है, कितने प्रकार की है, और उसको इंश्योर करने के क्या क्या तरीके हैं, उसको मजबूत करने के क्या तरीके हैं। अब टॉपिक नंबर 6 का एक आखिरी वाक्य जो हमने छोड़ दिया था 7 के साथ करने के लिए, क्योंकि गवर्नेंस हम पढ़ चुके हैं, अब उसको करके फिर 7 में पूरा प्रवेश करेंगे। वो है स्ट्रेंथनिंग ऑफ एथिकल एंड मोरल वैल्यूज इन गवर्नेंस। इसका उत्तर आपको मैं करवा चुका हूं, लेकिन इसमें चलते चलते करवा दिया था एक प्रश्न के उत्तर में। ठीक से इसका जो बिंदु बनते हैं कुछ वो नहीं किए थे, तो जल्दी से 8-10 बिंदु नोट कर लीजिए। और ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, आता रहता है, ठीक इसी भाषा में आ जाता है। तो क्या था? शासन में स्ट्रेंथनिंग ऑफ एथिकल, शासन में नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण। नहीं भाई, आपको परीक्षा में तो ऐसा लिखना ना, वैसे भी इसमें क्या दिक्कत है? स्ट्रेंथनिंग ऑफ मॉरल वैल्यूज इन एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नेंस, शासन में नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण, ऐसा कर लेते हैं। जैसे हिंदी में क्या लिखा है इसमें, यही लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया, शासन व्यवस्था में नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण। तो प्रश्न सिंपल सा है कि हम अपनी गवर्नेंस में नैतिक मूल्यों को कैसे मजबूत बनाएं, इसका हमारे पास क्या क्या तरीका है। मैंने उस दिन आपसे कहा था कि 2 पक्ष ध्यान रखिएगा, आज हम 3 पक्षों पर बात कर लेते हैं। तीसरा पक्ष नया है, बाकी 2 बातें आप जानते हैं। सबसे पहला है कि चयन प्रक्रिया। अब आप इंग्लिश बताते जाना मुझे, है ना। तो सबसे पहला स्तर है कि चयन प्रक्रिया के स्तर पर हम कुछ सावधानियां बरतें, ठीक।
दूसरा है कि हम प्रशिक्षण के स्तर पर सावधानियां बरतें। तो ट्रेनिंग सिस्टम जो है, प्रशिक्षण व्यवस्था के स्तर पर हम कुछ अतिरिक्त सावधानियां बरतेंगे तो हमारा सिस्टम बेहतर हो जाएगा। और तीसरा हो सकता है कार्य करते समय या जॉब में रहते समय हम किन बातों को ध्यान रख सकते हैं। तो कार्यरत रहते हुए हम किसी सिविल सेवक को या शासक को कैसे नैतिक मूल्यों के सुदृढ़ीकरण के उच्च बिंदु पर पहुंचा सकते हैं, एक तीसरी व्यवस्था ये हो सकती है। अब क्योंकि शब्द है शासन, प्रशासन नहीं है, और शासन एक बड़ी टर्म है, बड़ा शब्द है, शासन में प्रशासन भी शामिल हो जाता है और जो राजनीतिक कार्य करने वाले लोग हैं वो भी शामिल हो जाते हैं। कोई प्रशासन कहे तो मोटा मोटा मतलब है सिविल सर्वेंट्स, ब्यूरोक्रेट्स। कोई शासन कहे तो इसका मतलब है MP, MLA, मंत्री, प्रधानमंत्री, वो सब भी आ जाएंगे और साथ में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो तो आ जाएंगे। तकनीकी भाषा में स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका दोनों को मिला देंगे तो हम शासन कह देंगे। तो हम चयन प्रक्रिया में क्या कर सकते हैं? चयन प्रक्रिया में दो पक्ष देख लीजिए। एक हो सकता है कि राजनीतिक प्रतिनिधियों के चयन की प्रक्रिया में हम क्या करें, जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके सिलेक्शन प्रोसेस में क्या करें, और दूसरा है सिविल सेवक, सिविल सेवकों के चयन की प्रक्रिया में हम क्या कर सकते हैं। सरल सी बात है कि हम ऐसा कर सकते हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आराम से बोल पाता हूं या नहीं, क्योंकि नीति शास्त्र पढ़ाते समय यह प्रायः संभव नहीं रहता कि शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया जा सके, लेकिन ये अपने आप एक चुनौती तो है ही, और चुनौती को स्वीकार करना ही चाहिए, प्रयास तो करना ही चाहिए ना। तो राजनीतिक प्रतिनिधियों के चयन की प्रक्रिया में हम क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हम अर्हता की शर्तों में परिवर्तन कर सकते हैं। अर्हता या पात्रता, इसके लिए अंग्रेजी का शब्द है एलिजिबिलिटी। तो हम उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, यानी कि अर्हता या पात्रता की शर्तों में कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। और जब हम उनकी अर्हता में कुछ ऐसी बातें जोड़ देंगे जिन बातों से सुनिश्चित हो सके कि वे सामान्यतः नैतिक जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं, तो उससे चीजें पहले की तुलना में बेहतर हो सकती हैं। हम ये अनुमान करेंगे उनके बारे में। मैं अभी आपसे नहीं, मैं अपने आप से कंपटीशन कर रहा हूँ, नहीं, अपने आप से प्रतिस्पर्धा कर रहा हूँ कि मैं ऐसा कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, चलो मेरी भी ना, जबकि मैं हिंदी साहित्य से जुड़ा हूँ, लेकिन मैं भी अब बिना अंग्रेजी के हिंदी नहीं बोल पाता हूँ। ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है। आप लोगों ने मेरे चक्षु खोल दिया आज, और मैं उस चक्षु खोलन प्रक्रिया के लिए आपका धन्यवादी हूँ, कृतज्ञ हूँ आपका। इतना अच्छा शब्द गढ़ा मैंने अभी कि उस चक्षु खोलन प्रक्रिया के लिए मैं आपका धन्यवादी हूँ, कृतज्ञ हूँ आपके प्रति। आपने उस शब्द पे बड़ी इरशाद भी नहीं किया कि अच्छा नहीं लग रहा, इतना बढ़िया शब्द बोला आपके लिए। नया शब्द आपके सामने पैदा हुआ तुरंत अभी। चलिए, अरे सुनो भाई, अर्हता का मतलब होता है एलिजिबिलिटी, पात्रता यानी वही। तो हम अपने राजनीतिक प्रतिनिधियों की चयन प्रक्रिया में क्या अर्हताएं लगा सकते हैं? हम कह सकते हैं कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके ऊपर कुछ विशेष प्रकार के आपराधिक मुकदमे हों, विशेष प्रकार के आपराधिक मामले हों, उन्हें स्थायी रूप से निरर्ह घोषित कर दें। निरर्ह या अनर्ह, इसका मतलब है इनएलिजिबल। अरे भाई, आप परीक्षा में कौन सी भाषा में लिखोगे? परीक्षा में तो हिंदी में लिखना ही है ना आपको। अच्छा, निरर्ह, अनर्ह या अयोग्य कह लीजिए। अयोग्य कह लीजिए। देखिए, असल में अयोग्य होता है अनेबल, आप समझें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी भाषा अच्छी है तो आपको शब्दों के बीच का अंतर समझना पड़ेगा। अयोग्य और अनर्ह एक बात नहीं होती है। अनर्ह या निरर्ह का मतलब है इनएलिजिबल, जो एलिजिबल ही नहीं है। अयोग्य का मतलब है जो एलिजिबल है किंतु वहां तक पहुंच नहीं पा रहा क्योंकि उसमें योग्यता कम है, उतनी योग्यता नहीं है जितनी योग्यता होनी चाहिए। तो काम चलाऊ शब्द अयोग्य आप कह सकते हैं, लेकिन सही शब्द यहाँ पर है निरर्ह या अनर्ह। तो हम स्थायी रूप से ऐसे व्यक्तियों को अनर्ह घोषित या इनएलिजिबल घोषित करेंगे। अच्छा ठीक है, इनएलिजिबल घोषित करेंगे तो हम अयोग्य घोषित करेंगे विशेष रूप से ऐसे लोग जिनका आपराधिक मामला सामाजिक असहिष्णुता जैसे किसी मुद्दे से जुड़ा हो। मतलब किसी ने कोई ऐसा अपराध किया जो व्यक्तिगत स्तर पर बुरी बात है, वो उतनी बुरी बात नहीं है, लेकिन जिसने समाज को खराब करने की कोशिश की हो, जैसे सांप्रदायिकता का मामला है, जातिवाद का मामला है, तो सांप्रदायिक हिंसा, जातीय हिंसा, नस्लीय हिंसा, ऐसा अगर कुछ है तो आप कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को किसी भी स्थिति में बस ये है कि किसी अदालत ने ये साबित किया हो, अदालत ने निर्णय दिया हो कि व्यक्ति अपराधी है, केवल आप इस आधार पर कि उसके खिलाफ शिकायत की गई है, उस व्यक्ति को क्या छूट गया, सामाजिक असहिष्णुता, मैंने गलत लिख दिया, असहिष्णुता ऐसे लिखेंगे। ठीक है, मैं शायद जरूरत से ज्यादा कॉन्शियस हो गया हूं, इसलिए ऐसा हो रहा होगा। तो जो असहिष्णुता के व्यवहार के लिए किसी अदालत द्वारा अपराधी घोषित किए जा चुके हैं, ऐसे व्यक्तियों को स्थायी रूप से जीवन भर के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व से वंचित किया जाए, उससे अच्छा भी होगा ना। अच्छा बताइए, एक डिबेट है, वाद विवाद है इस बारे में। विवाद ये है, एक तरफ है एक व्यक्ति का राजनीतिक व्यक्तिगत अधिकार और दूसरी तरफ है एक समाज का अच्छे प्रतिनिधियों को पाने का अधिकार। विवाद क्या है? एक व्यक्ति के खिलाफ शिकायत हुई कि इसने सांप्रदायिक दंगे में मतलब बड़ी भूमिका निभाई है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अभी शिकायत हुई है, अभी सिद्ध नहीं हुआ है। कुछ लोग सुझाव देते हैं कि यदि किसी व्यक्ति पर प्रथम दृष्टया अपराध साबित हुआ है, प्रथम दृष्टया का मतलब है प्राइमा फेसी, और इसका मतलब अदालत में जब वो शिकायत पहुंची
तो अदालत ने उस शिकायत पर विचार किया और यदि अदालत कहती है कि हाँ, पहली नजर में देखकर लगता है कि यह अपराध हुआ है और इस व्यक्ति की संलग्नता इस मामले में रही है, तो वह उस व्यक्ति के खिलाफ अपराध का मुकदमा चलाने के लिए हाँ कर देती है। यदि किसी व्यक्ति पर प्रथम दृष्टया अपराध में शामिल होने की संभावना अदालत ने देख ली है, इस आधार पर उसे चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर देना चाहिए। कुछ कहते हैं कि नहीं, यह तो ऐसी स्थिति है कि कोई किसी के भी खिलाफ शिकायत लगा देगा और उस व्यक्ति के राजनीतिक अधिकार समाप्त हो जाएंगे। दूसरा वर्ग कहता है कि अगर यह व्यक्ति सच में ऐसा है और आपने इसके राजनीतिक अधिकारों के चक्कर में इसको मौका दिया चुनाव लड़ने का और यदि ये जीत गया, तो बहुत बड़ी जनसंख्या जिसका प्रतिनिधि बनेगा उसके अधिकार समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि उसके भी तो अधिकार हैं। तो हम सभी के अधिकारों को ध्यान दें या कुछ व्यक्तियों के चुनाव लड़ने के अधिकार पर ध्यान दें? इसका बीच का रास्ता बड़ा सरल सा है। जब तक कोई एक अदालत किसी व्यक्ति को अपराध सिद्ध घोषित ना कर दे, कन्विक्ट घोषित ना कर दे, तब तक हम किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित नहीं करेंगे। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को किसी भी अदालत ने ऐसी सजा दी है, अभी भी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत व्यवस्था ये है कि यदि किसी व्यक्ति पर 2 साल या उससे अधिक की सजा उसको मिलती है, तो जितने साल की सजा है उसमें 6 वर्ष और जोड़कर उतने वर्षों के लिए वह व्यक्ति चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित हो जाता है। हम उससे बड़ी बात कह रहे हैं कि इस तरह के मामलों में चाहे कितना भी छोटा सा मामला दिखे, यदि कोई ऐसा व्यक्ति है तो सजा प्लस 6 वर्ष करने के बजाय जीवन भर के लिए अयोग्य घोषित करें, और ऐसा करने से हम अपने राजनीतिक व्यक्तियों को थोड़ा सा बेहतर बना सकेंगे। स्पष्ट है यहाँ तक? आरोप लगने पे नहीं, आरोप सिद्ध होने पे। पहले क्या होता था कि जैसे आरोप सिद्ध हुआ लोअर कोर्ट से, अधीनस्थ न्यायालय से सिद्ध हुआ, फिर वहां से उसकी अपील हुई हाई कोर्ट में। अब मैं वापस आ रहा हूं नॉर्मल लेवल में। हाई कोर्ट के बाद अपील हुई सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो पहले लोग क्या करते थे कि अपील करते करते अपना चुनाव लड़ते रहते थे। अब व्यवस्था बड़ी सरल सी है कि अगर किसी अदालत ने अपराधी घोषित किया है, तो जब तक ऊपर की अदालत उस फैसले को नहीं पलट देगी, तब तक यह माना जाएगा कि वह व्यक्ति चुनाव लड़ने से अयोग्य है, इनएलिजिबल है। और यह व्यवस्था ठीक भी है, होनी भी चाहिए, ठीक है। सुश्री जयललिता के जीवन के आखिरी दिनों में आपको पता है कि उनका जो करियर था राजनीतिक खत्म हो गया था, क्योंकि अदालत का फैसला उनके खिलाफ आ गया था। या जैसे मैंने कहा कि हरियाणा में एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जिनका नाम था ओम प्रकाश चौटाला, उनका करियर खत्म हो गया पूरी तरह से, क्योंकि सजा है प्लस 6 साल है। और ये इतनी अवधि है कि इतने समय के बाद वो शायद जीवित नहीं होंगे, और होंगे तो कम से कम राजनीतिक रूप से सक्रिय तो नहीं रहेंगे। अब 90 की उम्र में कोई क्या चुनाव लड़ेगा उसके बाद? तो इस वजह से हम कह सकते हैं, जहां तक लालू यादव भी ऐसे कैसे, जहां तक सिविल सेवा का प्रश्न है, अभी जो हमारा तरीका है, सिलेक्शन प्रोसेस जो है, चयन प्रक्रिया जो है, उसमें कोशिश क्या होती है? देखिए, प्रीलिम्स और मेंस हो, आपकी तार्किक क्षमताओं का परीक्षण होता है सीसेट में, आपकी विश्लेषणात्मक और रचनात्मक क्षमताओं का परीक्षण होता है मुख्य परीक्षा में, ठीक। विश्लेषणात्मक कैसे? कठिन प्रश्न है, आपको उसको एनालाइज करना है, लिखना है। क्रिएटिव यानी रचनात्मक, वो किसमें होता है? निबंध में हो जाता है। तो मुख्य परीक्षा में प्रायः विश्लेषणात्मक और रचनात्मक कौशल की परीक्षा होती है। प्रारंभिक परीक्षा में जो सीसेट का पेपर है, उसमें तार्किक कौशल की परीक्षा है। और आप कह सकते हैं कि इसके अलावा प्रीलिम्स के जीएस में मुख्य रूप से ज्ञान की परीक्षा हो जाती है, ज्ञान की गहराई का परीक्षण हो जाता है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरी प्रक्रिया में जिस चीज पर पर्याप्त ध्यान नहीं है, वो है कि जिस व्यक्ति को हम चुन रहे हैं, उस व्यक्ति का नैतिक स्तर कैसा है, उसका इथिकल कोशेंट कैसा है, मॉरल कोशेंट कैसा है। आप MQ नया शब्द कर दीजिए, मॉरल कोशेंट की परीक्षा नहीं हो पाती है, नैतिक लब्धि की परीक्षा नहीं हो पाती है। और मैंने आपसे शुरू में कहा था, पहली क्लास में कहा था, एक बहुत बुद्धिमान किंतु अनैतिक सिविल सेवक से अच्छा है थोड़ा कम बुद्धिमान किंतु नैतिक सिविल सेवक। क्योंकि सिविल सेवाएं रॉकेट साइंस की तरह काम नहीं करती कि आपको बहुत गहराई चाहिए उसके लिए। कॉमन सेंस चाहिए सिविल सेवक होने के लिए। और यदि कॉमन सेंस किसी में ठीक से हो और वो व्यक्ति समाज के प्रति संवेदनशील हो, थोड़ा समानुभूति रखता हो और करुणा का भाव रखता हो, तो वो निस्संदेह किसी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति की तुलना में ज्यादा अच्छा प्रशासक साबित हो सकता है। तो हमारा ज्यादा जोर किस पर होना चाहिए? नैतिक परीक्षण पर होना चाहिए। और नैतिक परीक्षण का तरीका क्या हो सकता है? नैतिक परीक्षण के लिए अगर आप ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर देंगे तो उसका फायदा नहीं है, ठीक है। उसका एक तरीका तो है, जैसे अभी जीएस पेपर 4 आप लोग पढ़ते हैं, एथिक्स पेपर पढ़ते हैं, तो ये तो एक अच्छा तरीका है ही। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि इंटरव्यू के स्तर पर, साक्षात्कार के स्तर पर कुछ ऐसा परीक्षण करें। और ये बहुत मुश्किल नहीं होता, साक्षात्कार में परीक्षण हो सकता है। जैसे सेना का जो इंटरव्यू प्रोसेस है, एसएसबी जिसको बोलते हैं, आप में से किसी ने कभी ट्राई किया एसएसबी को? कितने लोगों ने दिया हुआ है? तो छट के आ गए थे या सिलेक्ट हो गए थे? कितने लोग सिलेक्ट हो गए थे आप में से? गुड। तो एसएसबी के प्रोसेस में क्या होता है? एसएसबी में वो लोग कसम खा के बैठते हैं कि सबको खारिज करना है। इतना टफ होता है, इतने तरह के मनोवैज्ञानिक परीक्षण होते हैं, एकदम दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है वहां पर। एसएसबी के सिस्टम में कोई व्यक्ति अगर ये सोचे कि मैं घपला करके अपनी इमेज बना के इंप्रेशन झाड़ के मैनेज कर लूंगा, इतने टेस्ट हैं कि कहीं ना कहीं उसकी पोल खुली जाती है। और जहां पोल खुलती है सीधे लात पड़ती है, वहां पर कोई ये नहीं होता कि 4 में से 3 पास करने हैं, सीधे लात मार के बार बार देते हैं। हाँ, 30 सेकंड, बड़ा मुश्किल होता है ना। ऐसा ही आईएएस में भी होना चाहिए, ठीक? वो नहीं, आप समझे, हर नौकरी के लिए हमें जो योग्यताएं चाहिए उनकी लिस्ट अलग अलग है, सूची अलग अलग है। सिविल सेवक में जो योग्यताएं चाहिए उनका परीक्षण भी निश्चित रूप से कुछ अलग ही होगा, लेकिन कम से कम उतनी सावधानी जितनी सावधानी हम सेना के उच्च पदों के सिलेक्शन के लिए बरत रहे हैं। आपकी राय में सेना में एक गलत अधिकारी का सिलेक्ट हो जाना और सिविल सेवाओं में एक गलत अधिकारी का सिलेक्ट हो जाना, इसमें से किसकी कीमत हमारा समाज ज्यादा चुकाने वाला है? सिविल नहीं। आप जब तुलना करनी है तो फिर दोनों में कैसे हो सकता है इसका उत्तर, है ना? आप समझें इस बात को। युद्ध आमतौर पर होता नहीं है,
और ये मान के ही चलिए कि परमाणु ताकत बनने के बाद युद्ध आमतौर पर होना भी नहीं है। एक सिविल सेवक 30-35 साल तक बहुत बड़े बड़े पदों पर काम करने वाला है, और यदि उसके चयन की प्रक्रिया में खोट हो गया है तो इस बात का खतरा ज्यादा है कि कुल मिलाकर पूरे करियर में वो एक सेना के अधिकारी की तुलना में नुकसान ज्यादा पहुंचाएगा पूरे समाज को। इतना बड़ा नुकसान हम अगर उठा रहे हैं, और तर्क क्या है यूपीएससी के पास कि संसाधन नहीं है, समय नहीं है, रिजल्ट टाइम पे निकालना होता है, कैसे करें, ये तर्क है उनके। इंटरव्यू का जो प्रोसेस यूपीएससी का है, मतलब अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत ही कमजोर प्रोसेस है। 25 से 30 मिनट का समय है, 8 बोर्ड बैठे हैं, 8 में भिन्न भिन्न लोग बैठे हैं, जो 5 यहाँ बैठे हैं, जो 5 वहां बैठे हैं, उनकी प्रकृति एकदम अलग है। इन 5 का जो प्रमुख है, महाकंजूस आदमी नंबर देता है नहीं, उसको लगता है कि अपने घर से नंबर देने पड़ रहे हैं। दूसरा आदमी उदार है, वो सरकार के नंबर दे देते हैं, हमारा क्या जा रहा है, पैरिटी हो नहीं पाती है। और शुद्ध रूप से संयोग के इंटरव्यू में किस दिशा में चला जाएगा, संयोग का मामला है। अच्छे उम्मीदवार कई बार एक गलत संयोग की वजह से, दुर्योग की वजह से फंस जाते हैं, क्योंकि इंटरव्यू 20 दिशाओं में से केवल एक दिशा थी जहां वो कंफर्टेबल नहीं थे, उसी दिशा में चला गया और खत्म। और कई, मतलब अब नाम नहीं बोल सकता, मैं ऐसे 3-4 लोगों को जानता हूं जो इतने खराब थे और तब इंटरव्यू में 220, 230, 240 नंबर लिए 300 में से, सिर्फ इसलिए कि संयोग से इंटरव्यू उस दिशा में गया जो एक ही दिशा उनकी तैयार थी। 50 संभव दिशाओं में से एक ही दिशा में कंफर्टेबल थे, पूरा इंटरव्यू उसी दिशा में चला गया। अगर संयोग से 35 साल के लिए सिविल सेवक थोपा जाएगा समाज पर, तो समाज का कुल नुकसान कितना ज्यादा होगा। तो आप सुझाव दे सकते हैं कि इंटरव्यू के स्तर पर कम से कम सीधा लिखना, एसएसबी के पैटर्न पर मनोविज्ञान के परीक्षण का विस्तृत उपक्रम किया जाना चाहिए, प्रयास किया जाना चाहिए। व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक परीक्षण का विस्तृत प्रयास किया जाना चाहिए। इसका मतलब अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं एसएसबी का टेस्ट लगा रहा हूं यहां, तो आप बिल्कुल नहीं समझ पा रहे मुझे, है ना। मैंने पहले ही कहा कि हर प्रोफेशन के लिए स्किल सेट अलग अलग होता है, योग्यताओं का समुच्चय अलग अलग है। सिविल सेवक को जो योग्यताएं चाहिए, उन योग्यताओं का परीक्षण उतनी ही सावधानी से किया जाए जितनी सावधानी से सेना के उच्च पदों का सिलेक्शन करते हुए हम एसएसबी बोर्ड में करते हैं। मैं ये कह रहा हूं, ये नहीं कह रहा कि भाई चीज यहां भी रिप्लिकेट कर दीजिए, लेकिन उतनी ही सावधानी से परीक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। क्या मैं समझा पाया आप लोगों को? चलिए, पहली बात ये हो गई। अब दूसरी बात पर आ जाइए, प्रशिक्षण व्यवस्था कैसी हो। तो सबसे पहले आपने चुना ऐसे लोगों को जो बहुत शानदार लोग हैं, पहले से उनकी जो मोरल कोशिएंट है पहले से हाई है, उच्च है। उसके बाद प्रशिक्षण पर आ जाइए। प्रशिक्षण व्यवस्था में जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं और जो सिविल सेवक हैं, उन दोनों के प्रशिक्षण में कुछ विशेष बातों को ध्यान रखा जाना चाहिए। अब ये कॉमन सेंस की बातें हैं, आप खुद भी सोचेंगे तो 3-4 पॉइंट्स निकाल लेंगे। भाई, नेताओं में मोरल स्तर, नैतिक स्तर थोड़ा सा ऊंचा हो, इसके तरीके हमारे पास क्या क्या है। एक तो ये तरीका हो सकता है कि वो सभी कानून उन्हें बताए जाएं जो उनके भ्रष्टाचार आदि पर गंभीर रोक लगा सकते हैं। उन कानूनों का ज्ञान उनको होना चाहिए। जैसे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, ये सबसे महत्वपूर्ण कानून है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को हिंदी में क्या बोलेंगे? भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, यही शब्द है ना, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय ने यह घोषणा कर दी है कि जनप्रतिनिधि भी लोक सेवक की श्रेणी में आते हैं और इसका मतलब ये कानून उन पर भी लागू होता है। इसका अगर ठीक से ज्ञान हो, बहुत सारे नेताओं को पता ही नहीं होता कि उन पर क्या क्या लागू होता है, तो शुरुआत में ही अगर ट्रेनिंग हो जाए तो बेहतर है। और दूसरा आप कह सकते हैं कुछ केस स्टडीज, और केस स्टडीज का मतलब जिन जनप्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्र में कुछ अच्छा काम किया है, उनके माध्यम से कुछ ट्रेनिंग सेशंस हों जो प्रेरणा दें और फिर उन्हें समझ में आए। देखिए, कई सिविल सर्वेंट्स ऐसे होते हैं, देखिए कुछ तो हैं, नेताओं की बात करें, कुछ नेता ऐसे हो सकते हैं जिनको केवल खाने से मतलब है, हो सकते हैं। कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनको खाना एकदम नहीं है, केवल काम करना है। और इन दोनों की संख्या मेरे ख्याल से 5 वो होंगे, 5 होंगे परसेंटेज में। 90% जनसेवक या जनप्रतिनिधि वो हैं जिनकी दोनों रुचियां हैं। उनको थोड़ा करप्शन भी करना है, उनको पार्टी का फंड भी इकट्ठा करना है, उनको अपनी स्थिति मजबूत भी करनी है, लेकिन अगला चुनाव जीत सके, जनता में अच्छी छवि बना सके, इसलिए वो अच्छा काम भी करना चाहते हैं। और यदि कोई अच्छा काम करना चाहता है और नहीं कर पा रहा है, इसकी एक बड़ी वजह है कि उसको ये पता ही नहीं कि मैं अच्छे काम कैसे कैसे कर सकता हूँ। तो यदि ऐसी बहुत सारी केस स्टडीज उनके सामने पेश की जाएं, जिन केस स्टडीज के माध्यम से वो समझ में आए कि ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, तो ऐसे कई एवेन्यूज खुलेंगे, ऐसे कई रास्ते खुलेंगे। और आप अगर इस तरह की ट्रेनिंग दें तो कुछ हो पाएगा। हमारा ज्यादा फोकस है सिविल सेवकों पर कि इनकी ट्रेनिंग में क्या क्या होना चाहिए। हम क्या क्या चाहते हैं सिविल सेवक के नैतिक होने में? हम चाहते हैं एक तो वो सहिष्णुता वाला व्यक्ति बन जाए, करुणा वाला व्यक्ति बने। तो सबसे पहली बात, हम उसके फाउंडेशन कोर्स में इस चीज की व्यवस्था करेंगे जो मसूरी में होता है, पहले 100 दिनों तक होता है ना, जो फाउंडेशन कोर्स है, आधारभूत पाठ्यक्रम जो होता है पहले 100 दिनों का, वो वाला। अभी ये होता भी है जो मैं बता रहा हूँ, लगभग वो सब चीजें होती हैं। आप बोलिए कि थोड़ा और इस पर जोर दे दिया जाए तो अच्छा रहेगा। एक होता है कि वो डाइवर्सिटी को सम्मान करना सीखे, वैविध्य का सम्मान। तो वैविध्य का सम्मान करने का मतलब है कि विविध समूहों के साथ उसका साक्षात्कार हो, विविध समूहों के साथ परिचय। इसका सबसे अच्छा तरीका क्या बताया था मसूरी में? क्या करते हो? आपका जो रूममेट को हिंदी में क्या बोलेंगे? कक्षभागी, कक्ष सहभागी। आपका जो कक्ष सहभागी होता है वह व्यक्ति आपके राज्य और आपकी संस्कृति से नहीं होता, किसी अन्य संस्कृति और भाषा से आता है। ठीक है, तो ये एक अच्छा तरीका है। और इसमें यह भी कर सकते हैं कि हर 20-30 दिन के बाद रूममेट चेंज करें, और हर बार ये पक्का हो कि आपके स्टेट का नहीं होगा। 30 दिन तमिलनाडु के साथ रहिए, 30 दिन नागालैंड के साथ रहिए, और उसके बाद अगर आप बच जाएं तो फिर 30 दिन रहें उड़ीसा के साथ, और उसके बाद मजा ही आ जाएगा। फिर घर जाएंगे, लोग पहचानेंगे नहीं कौन है बबुआ या बबुई कैसी हो गई हमारी, ऐसा हो जाए। लेकिन इससे आप समझ रहे हैं उस व्यक्ति का दिमाग कितना बेहतर हो जाएगा, कितना वो सबको समझने लगेगा। दूसरा है समाज के वंचित वर्गों के साथ उसका ज्यादा से ज्यादा
परिचय हो, और ये परिचय किताबों से नहीं, ये परिचय होना चाहिए प्राथमिक परिचय। जैसे मैंने कहा था कि विलेज स्टडी करवाई जाती है, पर वो विलेज स्टडी आमतौर पर ना कुछ बहुत ठीक से होती नहीं है। अगर वो ठीक से हो और लोग उसको करें अच्छे तरीके से ना, तो उसकी बात अलग हो जाती है। तीसरा तरीका होता है, हमारे देश में ऐसे कई सिविल सेवक हैं जिन्होंने शानदार काम किया है। जैसे श्रीधरन साहब को अगर आप सिविल सेवक मान लें, शानदार काम किया है। और कितने लोग हैं जिन लोगों ने कुछ खास काम किया है, तो शानदार शब्द तो ठीक नहीं रहेगा, क्या शब्द लिखें? महान सिविल सेवक, महान भी ज्यादा लग रहा है ना, उत्कृष्ट कर लेते हैं। हाँ, अशिष्ट नहीं होगा भाई, अच्छा विशिष्ट कह रहे हो, अशिष्ट कह रहे हो। उत्कृष्ट सिविल सेवकों से संवाद। क्या होता है ना, कोई कायदे का आदमी आपके सामने आ जाए तो वो आपके सोच विचार के तरीकों को काफी हद तक बदल सकता है। तो अगर कोई कायदे का सिविल सर्वेंट आपके सामने आए, ट्रेनिंग प्रोसेस में आपसे बात करे, समझाए सब बातें, तो बड़ा फर्क पड़ता है। चौथा, कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट। ये चीजें ट्रेनिंग प्रोसेस में ही इतना अच्छे तरीके से घुट्टी की तरह पिला दी जाए कि व्यक्ति को अच्छे से अनुमान रहे कि हमें अपने सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स का इस्तेमाल किस तरह से करना है, कैसे कैसे करना है। अगर इतना कर देंगे तो हो जाएगा, ठीक है, इतना कर दीजिए। एक जो मैंने कहा था विलेज स्टडी, ग्राम अध्ययन, उसको आप वंचित वर्गों के साथ में जोड़ दें। जैसे ग्राम अध्ययन अनिवार्य होना चाहिए, 7 दिन गांव के अंदर रह के स्टडी करके आना है, कलेक्टर के बंगले में रह के नहीं करनी है स्टडी। चलिए अब अंतिम बात आइए, कार्यरत रहते समय। अंतिम बात है कि जब आप कार्य कर रहे हो उस समय आप क्या क्या कर सकते हैं। 7-8 शब्दों का प्रयोग करेंगे, उन शब्दों का इस्तेमाल अपने उत्तर में आप कर दीजिएगा। क्या क्या शब्द है देखिए। एक तो पहले मैंने कह दिया कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो ठीक से मिलना चाहिए। तो हम दूसरा करते हैं एथिकल गाइडेंस, यानी कि नैतिक मार्गदर्शन। ऑफिस के अंदर नैतिक मार्गदर्शन की पर्याप्त सुविधा होनी चाहिए, एथिकल गाइडेंस की पर्याप्त सुविधा हो। और नैतिक मार्गदर्शन कैसे होता है आपको अच्छे से पता है कि नैतिक मार्गदर्शन में सबसे ऊपर क्या आता है, कॉन्स्टिट्यूशन है, फिर लॉ है, रूल्स है, रेगुलेशंस हैं, उसके बाद प्रेसिडेंट्स हैं, कोड ऑफ कंडक्ट है, कोड ऑफ एथिक्स है, उन सबके बाद क्या है, कंसाइंस है। तो सबसे पहली बात, अंतरात्मा को प्रशिक्षित करने के लिए, एनलाइटन करने के लिए जिन चीजों को पढ़ना चाहिए उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था ऑफिस के बीच में लगातार चलती रहनी चाहिए। ये एक दिन की बात नहीं है, जब जब मौका मिले ऑफिस में कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए कि आज हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ये सब। लेकिन केवल ये नहीं, देखिए सबसे खुशनसीब लोग वो हैं जिनके पास कोई एक ऐसा व्यक्ति या 2 ऐसे व्यक्ति हैं जीवन में जिनसे वो संकट आने पर मार्गदर्शन ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। और दुविधाएं तो हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं, पर्सनल लाइफ में भी आती हैं, प्रोफेशनल लाइफ में भी आती हैं। तो जब किसी दुविधा में आप उलझ जाएं तो कम से कम कोई ऐसा व्यक्ति आपके पास हो कि आप उसके पास जाके अपना दुखड़ा रो सकें और उसकी सलाह को ये मानकर कि हाँ ये व्यक्ति ठीक ही सलाह दे रहा होगा, आप तो व्यक्ति है, एप्ट व्यक्ति है, उसकी बात को आपने मान ली और आपके लिए जीवन आसान हो गया। होना यह चाहिए कि ऑफिस में कुछ ऐसे व्यक्ति जो इस मामले में एक्सपर्ट हैं, उनकी सलाह प्रत्येक कर्मचारी को सामान्यतः 1-to-1 तरीके से उपलब्ध होनी चाहिए। तो विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन की सुविधा, विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन की सुविधा अगर ये उपलब्ध रहेगी तो अधिकांश लोग गलत काम करने से पहले ही बच जाएंगे। और प्रिवेंशन तो आपको पता है हमेशा अच्छी मानी जाती है क्योर की तुलना में। एक तीसरा तरीका है कि सेमिनार वगैरह का आयोजन बीच बीच में होता रहे। मैं तो भारत सरकार में बहुत कम दिन रहा, लेकिन मुझे ध्यान है कि एक सेमिनार हमारे मंत्रालय में हुआ उसी समय, और उसमें हम लोगों की एंट्री अनिवार्य थी, हमको उसमें बैठना ही बैठना था। वो सेमिनार करीब 3 दिन चला, रोज 8 घंटे चला, 24 घंटे का सेमिनार था। और वो सेमिनार जिसने लिया था वो अब नई दिल्ली से सांसद हैं, उनका नाम मीनाक्षी लेखी है। मीनाक्षी लेखी बहुत प्रसिद्ध वकील हैं, लेखी परिवार ही बहुत प्रसिद्ध वकील वाला परिवार है। अब तो वो बीजेपी सांसद हो गए, उस समय वो जेंडर सेंसिटाइजेशन की वर्कशॉप लिया करती थी। जेंडर सेंसिटाइजेशन की वर्कशॉप का मतलब होता है कि अधिकांश लोग प्रशासन में पुरुष हैं और पुरुषों को प्रायः इस बात का अंदाजा तक नहीं होता कि महिलाओं के पक्ष में कौन कौन से अधिकार हैं। एक तो ये लीगल, और दूसरा महिलाएं अगर काम कर रही हैं तो उनको क्या क्या सुविधाएं स्वाभाविक रूप से मिलनी चाहिए, ये संवेदनशीलता आमतौर पर नदारद दिखती है एकदम। तो उन्होंने 24 घंटे की वर्कशॉप में कई प्रश्नावलियां भरवाई, कितनी बार तो हाथ खड़ा करवाया, कितनी बार डिस्कशंस करवाई आपस में सब लोगों की। और ऐसा होता है कि 3 दिन होते होते इतने घंटे तक डिस्कशंस करने के बाद सच में व्यक्ति के सोचने में बुनियादी परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। इसका असर उसके बाद दिखता भी है। ऐसी वर्कशॉप्स, ऐसे सेमिनार जितने होंगे उतना ही व्यक्ति का मानसिक विकास होता है, अच्छी बात है। दूसरा एक शब्द जो हम पढ़ने वाले हैं 1 या 2 दिनों में, उसको बोलते हैं कार्य संस्कृति। तो जल्दी से बताइए कार्य संस्कृति को आंग्ल भाषा में क्या कहेंगे? वर्क कल्चर कहेंगे, ठीक है। तो वर्क कल्चर जो है यानी कि कार्य संस्कृति है। वर्क कल्चर क्या होती है? कुछ नहीं होती। वर्क स्पेस में जो कल्चर है वो वर्क कल्चर है। सो सिंपल। कार्य संस्कृति 2 शब्दों से मिलकर बना है, कार्य और संस्कृति। कार्यस्थल पर जो संस्कृति है उसका नाम कार्य संस्कृति है। अच्छा ये बताइए कि संस्कृति आपको क्या क्या सिखाती है? जैसे कैसे बिहेव करना है, कार्यस्थल पर कैसी संस्कृति है। अभी समझने का सबसे आसान तरीका है संस्कृति हमें सामान्य जीवन में क्या क्या सिखाती है। जैसे कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे काम करना है, कैसे वस्त्र धारण करने हैं, कैसे बिहेव करना है दूसरे व्यक्तियों के साथ। ठीक वैसे ही कार्यस्थल पर वो वातावरण जो आपको सिखाता है कि वहां कैसे बिहेव करना है, दूसरों से कैसे बात करनी है, संबोधन में किस शब्द का इस्तेमाल करना है, एड्रेस करते हुए भौतिक अभिव्यक्तियां किस प्रकार की होनी है। जैसे घर में कोई बड़ा आएगा तो हम पैर छुएंगे, और ऑफिस में अगर आप जाकर पैर छूने लग जाए तो लोग कहेंगे भैया थोड़ा ठीक से रहो। तो ऑफिस में कैसे अभिवादन करना है बड़ों का, छोटों से कैसे बात करनी है, और किसी भी तरह की जो प्रक्रिया है कैसे पूरी होगी, जब ये आप समझेंगे तो उसे बोलते हैं वर्क कल्चर। वर्क कल्चर को विस्तार में पढ़ेंगे। वर्क कल्चर हो सकता है कि किसी ऑफिस में
नैतिक मूल्यों को प्रगाढ़ करती हो, प्रमोट करती हो, प्रोत्साहित करती हो। और यह भी हो सकता है कि किसी ऑफिस की वर्क कल्चर वहां पर नैतिक मूल्यों का दमन करती हो। यदि वहां ऐसा माहौल है, बॉस ने ऐसा माहौल बना रखा है जिससे नैतिकता का प्रोत्साहन नहीं हो रहा बल्कि नैतिकता का दमन हो रहा है, तो उस माहौल में नया अधिकारी जाएगा, नया कर्मचारी जाएगा, तो सामान्यतः वो उस अनैतिक कार्यकलाप में शामिल हो जाएगा। तो ऐसी कार्य संस्कृति, सिर्फ इतना लिखिए, ऐसी कार्य संस्कृति जो नैतिक मूल्यों को प्रोत्साहित करती हो, नैतिक मूल्यों को प्रोत्साहित करने वाली कार्य संस्कृति होनी चाहिए। ये कैसे होती है, एक आध दिन में इस पर विस्तार में बात करेंगे। कार्य संस्कृति एक टॉपिक है ही आपके पाठ्यक्रम में, बात देखेंगे। तीसरी बात सामान्य सी है कि जवाबदेही की निश्चित व्यवस्थाएं लागू होनी चाहिए। जवाबदेही की निश्चित व्यवस्थाएं, यानी जैसे एक वार्षिक मूल्यांकन होना चाहिए हर कर्मचारी का कि उसकी नैतिक जवाबदेही की स्थिति क्या है। ये होता भी है और ठीक भी है। तो जवाबदेही की निश्चित व्यवस्थाएं हो जिसमें नैतिक जवाबदेही भी एक मुख्य बिंदु बन सके। अब जो दो तीन बातें थोड़ी सी अलग है, जैसे एक शब्द आता है रिस्क रिव्यूज। क्या है रिस्क रिव्यूज? को आप चाहें तो अंग्रेजी में ऐसा ही लिख दें और नहीं तो लिख दें जोखिम का मूल्यांकन या खतरे का मूल्यांकन या जोखिम की समीक्षा, ऐसा कुछ करोगे। इसका मतलब क्या है कि देखिए, हर ऑफिस में हर जगह भ्रष्टाचार नहीं होता है, हर जगह दिक्कतें नहीं है। हर ऑफिस में आपको पता है कि दो तीन ऐसी लोकेशंस हैं, दो तीन ऐसे काम हैं जहां भ्रष्टाचार का खतरा ज्यादा है। तो किसी ऑफिस में जितने काम हैं, प्रत्येक काम की रैंकिंग हो कि भ्रष्टाचार की संभावना कहां कितनी ज्यादा है। तो भ्रष्टाचार की संभावना के आधार पर कार्यों का सोपान क्रम, तो भ्रष्टाचार की संभावना के आधार पर जितने भी कार्य हैं उनकी रैंकिंग हो, और फिर उसी हिसाब से अकाउंटेबिलिटी को मैनेज करने के प्रावधान हो। उसी हिसाब से हम देखें कि कहां पर कितना ज्यादा अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है, तो जितना ज्यादा रिस्क है उतना ही ज्यादा अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म हम वहां पर अप्लाई करें। और इसमें एक सुझाव यह भी आता है कि जहां हाई रिस्क एरियाज हैं, HRA का एक मतलब और भी होता है वैसे, हाउस रेंट अलाउंस, पर यहाँ इसका मतलब एच से हिंदुस्तानी बनेगा हमेशा। कई लोग कोई भी फुल फॉर्म उसमें एन से नेशनल करके आगे काम चलाते हैं फिर, तो इसका मतलब है हाई रिस्क एरियाज, और वैसे होता है हाउस रेंट अलाउंस। तो हाई रिस्क एरिया के लिए स्पेशल कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट हिंदी में क्या शब्द है? आचरण संहिता। तो जिन क्षेत्रों में भ्रष्टाचार की संभावना काफी अधिक है उन क्षेत्रों के लिए विशेष आचार संहिता बनाई जानी चाहिए और उसे कठोरता से लागू करना चाहिए। इसके बाद एक तरीका होता है सिविल सोसाइटी की सक्रियता। देखिए, समाज में ऐसे काफी लोग हैं जो समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं और सबसे बड़ी बात फ्री हैं। बूढ़े व्यक्तियों को बिजी रखना समाज के दोहरे हित में है। एक तो घर में तबाही मचाए रखते हैं, अगर वो खाली हो जाए तो। आप लोगों ने ऐसा झेला है कि कोई आदमी रिटायर होने के बाद घर के अंदर बैठा हो तो पूरे घर को तबाह कर देता है। उसका व्यस्त रहना सिर्फ उसके लिए अच्छा है, समाज के लिए भी अच्छा है, परिवार के लिए अच्छा, समाज के लिए अच्छा, उसके लिए अच्छा, सबके लिए अच्छा है। तो जो व्यक्ति थोड़े से पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, अनुभव रखते हैं, उनके लिए कुछ ऐसे मंच हो सिविल सोसाइटी वाले जो प्रशासन के विभिन्न क्षेत्रों का रिव्यू करें। मैंने आपसे कहा था ना कि DDA जैसी संस्थाओं के लिए ऐसा सुझाव आता रहता है कि वो सिविल सोसाइटी संस्थाएं उनका इंडिपेंडेंट रिव्यू करें, स्वतंत्र समीक्षा करें और लगातार उन चीजों के लिए टोकती रहें जहां उनसे गलती हो रही है। तो हमें सिविल सोसाइटी को एक्टिवली इस पर लेना चाहिए कि वो भी सरकार के कार्यकलाप पर नजर रखे और जहां भी वो गलती करें वहां उन पर निशाना लगा दे। विजिलेंस शब्द होता है सतर्कता, तो आप कहिए सक्रिय व पूर्व सतर्कता। पूर्व का मतलब पहले ही सतर्क रहना है, गलती होने के बाद सतर्क होने का फायदा क्या होगा। प्रोएक्टिव एंड प्रिवेंटिव विजिलेंस इसके लिए सही शब्द है, प्रोएक्टिव एंड प्रिवेंटिव विजिलेंस। इसका प्रयोग भारत सरकार ने ठीक ठाक करना शुरू कर दिया है आजकल इसका अच्छा खासा प्रयोग हो रहा है। आपको ये जान के बड़ी खुशी होगी, शायद खुशी होगी या गम होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता देता हूं क्या होगा। आजकल क्या होता है कि भारत सरकार में जो भी लोग काम कर रहे हैं उनकी एक फाइल खुली रहती है हमेशा विजिलेंस डिपार्टमेंट के पास। जैसे मान लीजिए कि आप MCD में अधिकारी हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली में है या कहीं भी हैं, तो हर डिपार्टमेंट में एक इंटरनल विजिलेंस ऑफिसर होता है और विजिलेंस ऑफिसर का एक ही काम है कि वो अपने सारे अधिकारी कर्मचारी पर नजर रखता है। उनके फोन सुनने से लेकर उनकी किसको फोन किया, कितना फोन किया, उन सब पर नजर रखना। जरूरत पड़ने पर फोन टैप करवाने का अधिकार भी होता है। फिर उनकी समृद्धि उनकी वेतन के हिसाब से बढ़ रही है या किसी और हिसाब से बढ़ रही है, इस पर ध्यान देना। और ये सब ध्यान रखते हुए बिना उसे बताए चुपचाप उसकी फाइल में चीजें इकट्ठी होती रहती हैं और जिसकी फाइल ज्यादा मोटी होने लगती है उसमें जांच हो जाती है। और दूसरी बात ये होता है कि हर अधिकारी के बारे में, बेशक उसका कोई एक्शन हो चाहे ना हो, हर अधिकारी के बारे में एक मूल्यांकन होता है जिसमें हम ये तय कर लेते हैं कि इस व्यक्ति की इंटेग्रिटी कैसी है। तो इसका मतलब है हर अधिकारी के बारे में उसकी इंटेग्रिटी का मूल्यांकन लगातार करते रहना। और कुछ लोग माने जाते हैं डाउटफुल इंटेग्रिटी वाले, संदिग्ध सत्यनिष्ठा, कि हमारे पास कोई प्रमाण तो नहीं है लेकिन कुछ पैरामीटर्स ऐसे जिन्हें देख के लगता है कि ये व्यक्ति संदिग्ध है। भाई सिंपल सी बात है, एक सामान्य नौकरी करने वाला व्यक्ति जिसके घर में एक ही व्यक्ति नौकरी करता है और उसकी सैलरी मान लीजिए 50-60-70 हज़ार रुपए है, और यदि वो किसी लंबी सी महंगी सी गाड़ी में आता जाता है तो प्रथम दृष्टया आपको क्या मतलब खुशी होगी, संदेह होगा, उस पर संदेह होगा कि ये कैसे हो रहा है ना, संदेह होगा कि ये व्यक्ति ऐसा कैसे कर रहा है। अब प्रमाण नहीं है आपके पास, लेकिन आपके पास
ये तथ्य है कि ये व्यक्ति कुछ ऐसे संसाधनों का उपभोग कर रहा है जो सामान्यतः इस वेतन का व्यक्ति नहीं कर सकता है। उसका बड़ा सा घर बना हुआ है, प्रमाण नहीं है आपके पास, पर संदेह तो है। तो इंटरनल फाइल में, विजिलेंस फाइल में उस व्यक्ति का आचरण लिखते हैं संदिग्ध सत्यनिष्ठा, डाउटफुल इंटेग्रिटी। कुछ लोग जिनकी इंटेग्रिटी डाउटफुल नहीं है, उससे थोड़ी कम है, उनको एक अलग ग्रेडिंग में कर देते हैं। और फिर क्या होता है, किसी भी की पोस्ट पर, किसी भी महत्वपूर्ण पद पर अगर आपको जाना हो, तो महत्वपूर्ण पद पर जाने से पहले सीवीसी की तरफ से क्लियरेंस जरूरी होती है। ये व्यवस्था चल रही है इस समय, लागू करनी नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आप आईएएस बने और आपको कार्ड मिला उत्तर प्रदेश, मान लेते हैं, ठीक है, और आपने वहां 10 साल पुलिस में नौकरी की या प्रशासन में नौकरी की। उसके बाद आपका मन हुआ कि अब मैं उत्तर प्रदेश में काम करके थक गया हूँ, मेरा मन है कि कुछ दिन दिल्ली में रहूँ। और आपके चुन्नू मुन्नू इतने बड़े हो गए हैं कि उनको अच्छा स्कूल चाहिए, उनका मन है कि हम अपनी पढ़ाई के 6-7 साल दिल्ली में गुजार लें। तो आमतौर पर 10-12 साल की नौकरी करने के बाद लोग चाहते हैं कि 6-8 साल में दिल्ली आ जाएं, ताकि बच्चों की 12वीं क्लास हो जाए, ग्रेजुएशन में चले जाए, फिर हम कहीं और नौकरी कर लेंगे। ये सामान्य ट्रेंड है सिविल सेवाओं में। अब दिल्ली आना है पुलिस वाले को, दिल्ली कैसे है, वो तो उत्तर प्रदेश पुलिस में है, बहुत ताकत लगाएगा, नोएडा आ जाएगा, गाजियाबाद आ जाएगा, बागपत, मेरठ आ जाएगा, दिल्ली तो नहीं आ सकता है। तो एक ही तरीका है कि वो डेपुटेशन के लिए अप्लाई करता है, प्रतिनियुक्ति। और डेपुटेशन मिलती है 3 साल प्लस 2 साल प्लस 2 साल। पहले 3+2 था, अब 3+2+2 यानी 7 साल तक प्रतिनियुक्ति पर आप रह सकते हैं। इतना ही नहीं, जैसे आप आईएएस बने, मान लीजिए आपका होम स्टेट माने थे राजस्थान है और कार्डर आपको मिल गया मान लीजिए उड़ीसा। आप आईएएस हैं, बड़ा मजा आता है, पर छटपटाहट रहती है कि जंगल में मोर नाच रहा है, कोई देख ही नहीं रहा। मोर चाह रहे कि नाचूं, किंतु अपने इलाके में नाचूं, उसको नाचने का मौका नहीं मिल रहा। तो अब इस बीच में काफी सुविधा हो गई है, पहले ऐसा नहीं होता था, अब तो बड़ी सुविधा है। एक तो शादी ब्याह का चक्कर तो है कि शादी के कार्ड चेंज कर सकते हैं, किंतु शादी करके होम स्टेट में नहीं आ सकते। ध्यान रखना, अगर आपको होम स्टेट में ही आना हो तो एक ही तरीका है, वो है डेपुटेशन। नहीं, प्रतिनियुक्ति पे आ सकते हैं। डेपुटेशन, आप अपने मुख्यमंत्री को, मतलब चीफ सेक्रेटरी को संबोधित करेंगे पत्र कि मैं प्रतिनियुक्ति पर जाना चाहता हूं राज्य से बाहर। ये नहीं कहा जाना चाहता हूं, बस जाना चाहता हूं, कृपया मुझे अनुमति दें। आपके चीफ सेक्रेटरी और सीएम मिलकर उस पर साइन कर देंगे। आमतौर पर साइन कर देते हैं, कुछ राज्यों में नहीं होता साइन। अगर आप पश्चिम बंगाल में है, केरल में है, तो साइन कभी नहीं होगा, कितना भी जोर लगा लीजिए। ये राज्य ऐसे हैं जो मतलब क्लोज स्टेट्स माने जाते हैं, वहां परमिशन मिलती नहीं, कितना भी रोते पीटते रहिए, परमिशन नहीं मिलती है। उत्तर प्रदेश में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उत्तर प्रदेश के सीएम को जिले ही याद नहीं रहते सारे, तो आईएएस का याद रहेंगे। सोचिए, देश भर के कुल 5000 आईएएस में से 400-500 या शायद 600 के आसपास सिर्फ यूपी में है। तो सीएम को ये भी नहीं पता होता, फाइल आई है जी, एक आईएएस अधिकारी है, प्रतिनियुक्ति चाह रहे हैं। सीएम पूछते है कौन ये, चीफ सेक्रेटरी कहते हैं मुझे भी याद नहीं आ रहा, लेकिन कागज देख के लग रहा है आईएएस स्टेट में। तो आमतौर पर सीएम क्या करते हैं, बिना देखे साइन करते हैं, हाँ जाओ जाओ, अच्छा थोड़ा कम हो जाएंगे, बढ़िया है। फिर वो पत्र लेके वो अधिकारी उस राज्य के चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी भेजता है कि मुझे अपने राज्य से अनुमति मिल गई है, मैं इस राज्य में कुछ समय की सेवाएं देना चाहता हूँ, अपने होम स्टेट में लेके भेज दीजिए। अगर वहां पर जुगाड़ है, वहां जुगाड़ चाहिए, निकलने के लिए जुगाड़ नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप निकलेंगे बाकी सब खुश हो जाएंगे कि एक कंपटीशन कम हुआ, जिले कम है, कलेक्टर सबको बनना है, कंपटीशन ज्यादा था। अगर 2 लोग जा रहे हैं तो सब खुश होते हैं कि जाओ जाओ जाओ, 7 साल 70 साल रह गया ना तुम वहां पर, सब ये चाहते हैं। लेकिन आप जिस स्टेट में जा रहे हैं और आपकी इच्छा वहां कलेक्टर बनो, तो वहां जो आईएएस लोग है वो तनाव में आ जाएगी कि हमारी एक सीट खा जाएगा। तो वहां चाहिए जुगाड़। अगर मुख्यमंत्री आपके घर का आदमी है तो कोई दिक्कत नहीं है, चिट्ठी जाएगी, मुख्यमंत्री कहेगा हाँ इतना योग्य व्यक्ति हमारे राज्य में आके काम करेगा तो राज्य का विकास होना तय है, तो साइन कर देगा। फिर आप धूमधाम से जाइए, 3+2+2 7 साल अपने राज्य में बिना होम कार्डर हुए कलेक्टर रह सकते हैं अपने राज्य में। इसके लिए 2 शर्तें हैं। पहला, आपका ओरिजिनल कार्डर ऐसा राज्य हो जो थोड़ा सा लिबरल हो, मतलब पश्चिम बंगाल ना हो, मतलब केरल ना हो, कुछ और राज्य ऐसे हैं। और दूसरा, आप जिस राज्य में जाना चाहते हैं, चाहे वो आपका अपना राज्य ही क्यों ना हो, वहां ऐसी व्यवस्था हो कि वहां पर आपको लेने के लिए सरकार तैयार है, किसी भी वजह से तैयार बैठी हुई है। तो जिसको दिल्ली आना होता है पुलिस वालों को, उनके पास क्या तरीका है, आईबी क्या होता है बताओ, इंटेलिजेंस ब्यूरो। एक होता है सीबीआई, क्या होता है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, गजब, बहुत बढ़िया। एक है एनआईए, बताओ एनआईए क्या होता है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होता है। एक होता है रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। देखो इनमें से अकेली सर्विस है रॉ, जिसमें आई कार्ड नहीं मिलता है, क्योंकि अगर खुफिया एजेंसी आई कार्ड दे, नाम लिखा हो, ये नाम है, नीचे लिखा है जासूस भारत सरकार, और आप आई कार्ड लेके पाकिस्तान के देखो जी मैं जासूस हूं भारत सरकार का, तो कोई ऐसा करेगा। इसलिए जब आप रॉ में आएंगे काम करने के लिए, क्योंकि एक व्यक्ति जब रॉ में आया तो मैंने उससे पूछा कि भाई तुम कहाँ काम करो, कम बताया नहीं, बाद में पता लगा, बोला पीएमओ में काम कर रहा हूँ। ये लोग बोलते हैं पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, या बोलते हैं कैबिनेट सेक्रेटरिएट में काम कर रहे हैं। इनको आई कार्ड जो मिलता है वो मिलता है कैबिनेट सेक्रेटरिएट का या पीएमओ का मिलता है, रॉ का नहीं मिलता है, पर काम करते हैं रॉ में, क्योंकि रॉ डायरेक्टली काम करती है पीएमओ के अंडर, वहां से काम होता है। अब इन सब में प्रतिनियुक्ति पर आप आ सकते हैं, लेकिन देखो किसी जिले का एसएसपी थोड़ा सा करप्ट है, चल जाएगा। अगर वो एसएसपी के रूप में या प्रमोट होकर डीआईजी के रूप में सीबीआई में आ गया और वहां करप्शन ज्यादा किया, तो इसमें खतरा ज्यादा हो जाएगा। इसलिए एक निश्चित नियम है कि सीबीआई में आना हो, आईबी में आना हो, रॉ में आना हो, एनआईए में आना हो, या किसी भी और डेपुटेशन पे जाना हो, ये मुख्यमंत्री मानना चाहिए, केंद्र की सरकार माननी चाहिए, या ये मुख्यमंत्री वो मुख्यमंत्री दोनों मानने चाहिए। मतलब स्टेट टू स्टेट जाएंगे तो दोनों सीएम मानेंगे, स्टेट टू सेंटर में स्टेट का सीएम और केंद्र सरकार का मंत्री मानेगा तो होता है। लेकिन है म्यूचुअल नहीं होता, मतलब म्यूचुअल दिख सकता है पर वो म्यूचुअल होता नहीं है। ऐसा हो सकता है कि इस कार्डर से एक वहां चला गया, उस कार्डर से एक वहां चला गया, ऐसा दिखेगा कि म्यूचुअल हो गया, पर म्यूचुअल नहीं होता, दोनों केस अलग अलग होते हैं। किसी भी तरह की प्रतिनियुक्ति में कंडीशन है सीवीसी की क्लियरेंस, और सीवीसी इतना
सूक्ष्मता से काम करता है इस मामले में। एक एक आईएएस, एक एक आईपीएस, एक एक एलाइड सर्विस वाले व्यक्ति की फाइल वहां तैयार रहती है हमेशा। और जैसे ही डेपुटेशन होगा दोनों सीएम हाँ कर देंगे, फिर जाएगा सीबीसी के पास। और जब तक सीबीसी के पास से साइन नहीं होगा डेपुटेशन पे, तब तक डेपुटेशन हो नहीं सकती है। और कोई भी डेपुटेशन ऐसे व्यक्ति को नहीं देते हैं जिसका कैरेक्टर जरा सा भी संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाला हो। कैसी व्यवस्था, अच्छी है बुरी है? अच्छी है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। इससे ये इंश्योर होता है कि कम से कम केंद्रीय एजेंसीज में जो लोग आएंगे वो ठीक होंगे। तो हमें ये कहना है कि ये जो विजिलेंस है प्रोएक्टिव हो जाए, प्रिवेंटिव हो जाए और अच्छे तरीके से हो। और अंतिम एक शब्द आजकल चलने लगा है, इंटीग्रिटी पैक्ट्स। अब जल्दी से बताइए इसके लिए हिंदी में क्या बोलते हैं? सत्यनिष्ठता समझौते कह सकते हैं, इंटीग्रिटी पैक्ट्स। पैक्ट क्या होता है ना? समझौता। इन दोनों के बीच पैक्ट हो गया है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई प्राइवेट वेंडर से सरकार ने काम करवाया, तो सरकार ने टेंडर जारी किया, ठेका जारी किया। ठेका मतलब, ठेके के बहुत मतलब होते हैं, यहाँ ठेका का मतलब टेंडर से है, ठीक है? टेंडर, एक टेंडर वो भी तो कोमल के सेंस में होता है। टेंडर वो क्या होता है? अगर मैं टेंडर की बात नहीं कर रहा हूँ, टेंडर की बात है। टेंडर के दो मतलब होते हैं, एक होता है ठेका, एक होता है कोमल। जैसे डॉक्टर लोग बोलते हैं कि इनको टीएलसी की जरूरत है, तो टीएलसी की एक फुल फॉर्म तो वो वाली है, मेडिकल वाली होती है टेंडर लविंग केयर। इसका मतलब थोड़ा कोमल प्रेम के साथ इनका ध्यान रखिए तो ये ठीक हो जाएगा। इनके मन अवसादग्रस्त है, तो मन ठीक करने के लिए टीएलसी की जरूरत है, टेंडर लविंग केयर की जरूरत है। उस टेंडर का मतलब होता है कोमल, प्रेम से भरा हुआ, ठीक है? तो स्पेलिंग चेक करना, ठेका। जैसे मान लीजिए किसी को ठेका दिया, आपको ये पता है कि जब ठेका निकलता है तो आमतौर पर उसमें करप्शन ठीक ठाक हो जाता है। जैसे विधायकों का और एमपीज का एक निश्चित फार्मूला है। आपको स्कीम पता ना, एमपी लेड्स जो स्कीम है, और एक होता है MLALADS स्कीम। अधिकांश एमएलए से फुल फॉर्म नहीं पता होती है, उनको बस एक पता है 60-40। उनसे कुछ भी बोलो 60-40, बस 60-40। आप परेशान है कि ये 60-40 क्या है? इसका मतलब है कि 60 सार्वजनिक हित, 40 मेरा। एकदम फार्मूला फिक्स है। उत्तर प्रदेश में फार्मूला फिक्स है और राज्यों में भी फार्मूला फिक्स है एकदम। कहीं ये 65-35 है, कहीं 55-45 हो जाता है, लेकिन 60-40 का फार्मूला आमतौर पर चलता है। इसका मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, और ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, यानी अपने इलाके पर डेवलपमेंट का काम करवाने के लिए एमएलए और एमपी को छूट होती है। एक निश्चित अमाउंट में योजनाएं सैंक्शन कर सकते हैं अपनी इच्छा से, उन्हें सरकार पूरा करवा के देती है तय समय सीमा के अंदर। जैसे हमारे देश में प्रत्येक एमपी को हर साल 5 करोड़ का फंड मिलता है, इसलिए कि वो अपने क्षेत्र में विकास कर सके, तो लोग बहुत खुश होते हैं। फिर राज्यसभा वाले कहते हैं हमारा तो कोई क्षेत्र ही नहीं है, हम कहाँ विकास करेंगे? तो सरकार ने कहा कोई बात नहीं, तुम जिस राज्य से चुन के आए हो उस राज्य में कहीं भी विकास कर दो, कोई बात नहीं। फिर एंग्लो इंडियंस बोले हम कहाँ विकास करेंगे भाई, और जो 12 लोग राज्यसभा में हैं नामित जो हैं बोले हम कहाँ विकास करेंगे, हमारा तो राज्य भी नहीं है। पर कोई बात नहीं, आप पूरे देश में कहीं विकास कर दो, लेकिन करो कहीं ना कहीं करो। तो इस तरह से प्रत्येक सांसद को 5 करोड़ रुपए प्रति वर्ष मिलता है। तो 5 गुना 5 25 हो जाता है अगर लोकसभा भंग ना हो, और राज्यसभा में 30 हो जाता है 6 साल में। मोटा मोटा नियम चलता है कि जो भी विकास कार्य होगा उसमें 60% खर्च होगा विकास कार्य में, 40 होगा चुनाव खर्च में वापस जाएगा, जो चुनाव लड़के आए आदमी, ऐसे सुना है। तो 30 करोड़ में से 40% यानी 12 करोड़ उसका फिक्स हो जाता है। इसको बोलते हैं करप्शन का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। पक्की व्यवस्था है, ना कहना है ना सुनना है। एमएलए को सिर्फ ये बताने कि भैया ऐसा करो, ये एक पार्क है ना, इस पार्क में 10 लाइटें और 20 बेंच रखवा देना, और अधिकारी बोलते हैं जी सर। आंखों ही आंखों में बात हो जाती है, कहाँ पहुंचाना है, कब पहुंचाना है, सब फिक्स हो जाता है। ये स्कीम जो है एमपी लेट्स एमएलए लेट्स है। दिल्ली जो है ना, बाकी राज्यों में विधायक के पास आमतौर पर 1 करोड़ का फंड होता है एक साल में, और विधायक बड़े परेशान रहते हैं कि 1 करोड़ से क्या होता है, खर्चा भी इलेक्शन नहीं निकलता हमारा। तो दिल्ली के एमएलए के पास एक साल में 4 करोड़ का फंड है, 5 साल में 20 करोड़ का फंड है। तो दिल्ली महंगा राज्य भी तो है। अब ये जो सारी स्कीम है, इसमें क्या होता है, जब ठेके निकलते हैं उन ठेकों में रिश्वत होती है, जम के रिश्वत होती है। तो सरकार ने तरीका निकाला कि जिसको भी ठेका मिलता है उसके साथ एक समझौता होता है, एफिडेविट होता है। एफिडेविट समझते क्या होता है? एक बार एक बच्चे ने क्या लिख के भेजा नोट्स में, एफिडेविट, ऐसे ऐसे मत लिखिएगा, है ना। एफिडेविट होता है, एफिडेविट यानी शपथ पत्र। मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूं कि, इस भाषा से शुरू होने वाला कागज होता है शपथ पत्र, एफिडेविट। उसमें वो लिख के देते हैं मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूं कि यह ठेका हासिल करने की प्रक्रिया में या इस ठेके को अंतिम रूप से पूरा करने की प्रक्रिया में मैंने किसी भी जनप्रतिनिधि या सरकारी कर्मचारी को किसी भी रूप में अवैध फायदा नहीं पहुंचाया है, ना ही पहुंचाऊंगा। और यदि बाद में कभी भी सिद्ध होता है कि मैंने ऐसा किया था, तो सरकार मेरी संपत्तियों आदि को जब्त कर सकती है। ये लिख के देना होता है। ऐसे कागज पर साइन करते हुए हाथ कांपते होंगे, नहीं कांपते होंगे? थोड़े कांपते तो हैं हाथ, पर लोग उससे भी अभ्यस्त हो गए हैं अब। लेकिन इंटीग्रिटी पैक्ट्स होने से क्या होता है, ये एफिडेविट भरवाने से एक दबाव रहता है कि कोई व्यक्ति गलत काम करेगा तो कम से कम 4 बार सोचेगा और उसके मन में खौफ रहेगा कि गलती हो सकती है। चलिए, भाई भतीजावाद जो है नैतिक व्यवस्था है, हाँ, भ्रष्टाचार उससे बढ़ता है, ये बात ठीक है। चलिए, अब आपका टॉपिक नंबर 7 के बीच से गुजरते हुए हमने वापस टॉपिक 6 में एंट्री करके अब उसे पूरा कर लिया। उसका एक भी शब्द आपके सामने नहीं बचा है, सब निपट गया है। अब जो बचा है केवल टॉपिक नंबर 7 थोड़ा सा, फिर केस स्टडीज
और फिर देखेंगे जो फिलोसफी वाला हिस्सा है, दर्शन वाला हिस्सा। चलिए टॉपिक 7 में अगर आप सिलेबस घर पे रखा है संभाल के लाते हैं, कितने लोगों के पास है? क्या बात है, गजब, इतना भारी सिलेबस आप लेके आते हैं। उठाइए जरा उसको, उठाइए थोड़ा। जिनके पास घर पे वो आसपास देखे, किसी के पास तो होगा। जिनके पास ऐसे करके दिखाओ जरा। गुड, बहुत बढ़िया। देखिए टॉपिक 1 2 3 4 निपट चुके थे, 6 अब निपट गया। 6 में आखिरी जो वाक्य था, मतलब बीच में था, स्ट्रेंथनिंग ऑफ एथिकल एंड मॉरल वैल्यूज इन गवर्नेंस, हमने अभी कर लिया है, ठीक है। अब आएंगे टॉपिक 7। टॉपिक 7 की शुरुआत हम कर चुके थे, उसमें हमने क्या पढ़ा था? प्रोबिटी क्या होती है, गवर्नेंस क्या होती है, और गवर्नेंस के 3 प्रकार कौन से थे? स्मार्ट, एथिकल, गुड। अब इसके बाद है कंसेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस, उसके बाद है फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस एंड प्रोबिटी, फिर इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ट्रांसपेरेंसी, राइट टू इन्फॉर्मेशन, उसके बाद कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, फिर सिटीजन चार्टर, वर्क कल्चर, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, उसके बाद थोड़ा सा करप्शन से जुड़े हुए 2 मुद्दे हैं। तो हम कोशिश करेंगे थोड़ी बहुत मात्रा में इस क्रम में चलें, कहीं कहीं इस क्रम को तोड़ेंगे जहां समझने की आसानी बनती होगी। तो शुरुआत करते हैं कंसेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस से। इसका मोटा हिस्सा हम कर चुके हैं, आज बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा जाके देखना है कि इसका एक मतलब और क्या हो सकता है। पब्लिक सर्विस को हिंदी में क्या बोलेंगे? लोक सेवा। और मुझे ध्यान है कि हमने जब टॉपिक नंबर 6 किया था उसमें था पब्लिक या सिविल सर्विस वैल्यूज एंड एथिक्स, तो मैंने उस दिन भी पब्लिक सर्विस का हल्का सा हिंट आपको दिया था। आज उसको थोड़ा सा बढ़ा के काम खत्म करके फिर बढ़ेंगे आगे। तो सबसे पहली बात, कोई अगर आपसे पूछे कि भाई पब्लिक सर्विस क्या होती है, तो आप कहो कि इसके 2 मतलब हो सकते हैं, अलग अलग मतलब हो सकते हैं इसके अर्थ। पहला अर्थ मैंने उसे हल्का सा हिंट करके छोड़ दिया था, वो ये था कि वे सेवाएं जो राज्य सेवाएं जो सरकार नागरिकों को उपलब्ध कराती है। ठीक है, वे सेवाएं जो सरकार नागरिकों को उपलब्ध कराती है। और दूसरा अर्थ होता है वे सेवक जो समाज की सेवा करते हैं, या वे व्यक्ति जो समाज की सेवा करते हैं। 2 ही मतलब हो सकते हैं पब्लिक सर्विस के। एक तो ये कि सर्विसेज कौन कौन सी हैं, और एक ये किन किन व्यक्तियों के समूहों को पब्लिक सर्विस की धारणा में शामिल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सिविल सेवाएं पब्लिक सर्विसेज हैं, हमें कह सकते हैं। इसी प्रकार से बिजली और पानी की सेवा भी पब्लिक सर्विस है, क्योंकि वो पब्लिक को मिलती है सरकार की ओर से। स्पष्ट हो गई बात यहां तक? चलो, जो पहला मतलब है यहां से शुरू करते हैं, दूसरे वाले को अभी के लिए हटा देते हैं, इसको बाद में लेके आएंगे आराम से। वे सेवाएं जो सरकार नागरिकों को उपलब्ध कराती है। पहले 2-4 एग्जांपल बता दीजिए ताकि हम बात को मुकम्मल तरीके से आगे बढ़ा सके। ऐसी कौन कौन सी सेवाएं हैं जो सामान्यतः हर देश में सरकार मुहैया करवाती ही है? जैसे एक सेवा होती है पानी की, एक है बिजली की, एक है सड़क की, एक है स्वास्थ्य की, एक है शिक्षा की सेवा होती है ना? अस्पताल अलग से आएगा। परिवहन में घबरा गया कि अभी तो स्वास्थ्य हुआ था, अब हॉस्पिटल अलग से आएगा। और उसके बाद सबसे बढ़िया सेवा कौन सी है? इत्यादि। इत्यादि लिखिए, बाकी सब उसके अंदर शामिल हो जाएंगे। ठीक है, तो पानी, बिजली, सड़क। एक बार मध्य प्रदेश में इलेक्शन हुआ तो कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ पर बिसपा जीतने वाली है, तो लोग बोले बिसपा नहीं होता, बसपा होता है। तो लोगों ने कहा नहीं, बिजली, सड़क, पानी। इस बार कोई नहीं जीतेगा, जो बिजली, सड़क, पानी मुहैया करवाएगा वो जीतेगा। तो नारा बन गया बिसपा। सरकार किसकी बनेगी? बिसपा की बनेगी। पुरानी बात है, जब दिग्विजय सिंह हारे थे उस जमाने की बात है। चलिए, तो कुछ सेवाएं पता लगी आपको। इसके मामले में आपको यह ध्यान रखना है कि जो मूल प्रश्न होते हैं वो 2-3 प्रश्न होते हैं। एक, कौन कौन सी सुविधाएं किसी सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाती हैं। अच्छा, ये जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं 7वां, इसी में एक शब्द है, शब्द समूह है लास्ट में। इस अर्थ में पब्लिक सर्विस को वहां देखेंगे। वो क्या शब्द समूह मैं पढ़ता हूं, आप देखें। क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी। क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी का मतलब है कि सरकार जो सेवाएं मुहैया करवाती हैं उसकी गुणवत्ता कितनी है। तो सर्विसेज शब्द का मतलब जो यहां पर है वो ये वाला मतलब है। स्पष्ट हुई बात? नहीं स्पष्ट हुई? पब्लिक सर्विस के 2 मतलब हैं। एक वो सेवाएं जो सरकार मुहैया करवाएगी, उसके मामले में एक शब्द है क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी। सेवोत्तम शब्द सुना है आप लोगों ने? सेवोत्तम मॉडल अभी तो सुना? सेवोत्तम बोलो। हाँ सुना है, अभी सुना है ना? तो नहीं, मतलब मुझे लगा शायद इकॉनमी में कहीं पढ़ा होगा, नहीं तो हम यहाँ तो पढ़ेंगे। ठीक है, इस समय सरकार अपने नागरिकों को ये सेवाएं कितनी गुणवत्ता के साथ मुहैया करवाती है। तो जब होगा क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी के सेंस में, तो पब्लिक सर्विस का मतलब ये वाला होगा। और जब आएगा कि क्या पब्लिक सर्विसेज के व्यक्तियों को करप्शन के मामले में छूट मिलनी चाहिए, वहां का मतलब हो जाएगा जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, लोक सेवक हैं, वहां उनकी बात आ जाएगी। तो पहला है कि कोई राज्य या कोई सरकार कौन सी सुविधाएं मुहैया करवाती है। दूसरी बात, खुद करवाती है या निजी क्षेत्र के माध्यम से करवाती है। यह भी हो सकता है ना कि सरकार निजी क्षेत्र से कहे कि भाई ये सुविधा तुम दो, हम तुम्हें लाइसेंस देंगे, नियम हम बना देंगे, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी हम बना देंगे, उसके तहत रहते हुए सुविधा आप मुहैया करवा दीजिए। तीसरा हो सकता है किस मूल्य पर उपलब्ध कराती है। इसमें ऑप्शन बहुत सारे हो सकते हैं। एक हो सकता है कि वो 0 मूल्य पर करवाती है, कि सारा खर्चा उठाएगी सरकार। जैसे दिल्ली में मेट्रो में घूमना हो किसी महिला को, अब टिकट मतलब वो हो गया लागू या होना बाकी है? अभी लागू, अभी नहीं हुआ, बस में हो गया,
आप लोगों ने बस में ट्रैवल करके देखा कभी? फ्री में होता है एकदम, एक टिकट मिलता है फ्री वाला। तो आप में से कितनी लड़कियों ने दिल्ली परिवहन निगम की किसी बस में मुफ्त यात्रा करके देखा है अब तक? क्या बात है। मेट्रो में भी हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ मेट्रो में। ट्राई किया आपने? नहीं हुआ पक्का? तो आप लोग वेट करने के बाद शुरू हो जाए, बस सारी दिल्ली नाप देंगे उसके बाद, है ना, पूरी दिल्ली नापेंगे। बहुत बढ़िया, गुड। तो किस मूल्य पर? एक हो सकता है जीरो, एक हो सकता है वास्तविक मूल्य से कम मूल्य, सब्सिडी या सब्सिडाइज्ड रेट्स पर। सब्सिडी को हिंदी में क्या शब्द कहना चाहिए? अच्छा आप लिखे ना आंशिक मूल्य पर, आंशिक कीमत पर, अनुदान, अनुदान के आधार पर हो सकता है। और तीसरा हो सकता है जो उसकी वास्तविक लागत के आधार पर हो सकता है, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस। सरकार आपसे ना फायदा लेगी ना नुकसान उठाएगी, जो वास्तविक लागत है उस पर आपको सुविधा मुहैया करवा देगी। क्या चौथा भी हो सकता है? कई मामलों में सरकार प्रॉफिट भी लेगी या नहीं लेगी? लेगी, बाजार मूल्य पर। विशेष रूप से वो सुविधाएं जिसमें थोड़ा सा इरिटिज्म होता है, जिसमें कुछ विशेष लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं, उस पर सरकार क्या करती है? वो क्रॉस जो बजटिंग होती है उसके लिए हैवी टैक्स लगा के, हैवी फीस चार्ज करके खूब पैसा इकट्ठा करती है। वो पैसा उन सेवाओं पर खर्च करती है जहां गरीब लोगों को कुछ मदद करनी है। और ये तरीका ठीक भी है। हम ऐसा क्यों मान के चलें कि सरकार प्रॉफिट मेकिंग बॉडी नहीं हो सकती? कहीं कहीं होना ही चाहिए। जैसे मेट्रो में मेरे ख्याल से अभी तक एक ही क्लास के सारे डब्बे होते हैं। कई लोग डिमांड करते हैं कि मेट्रो में एक डब्बा ऐसा हो जो फर्स्ट क्लास का हो। इसमें दिक्कत है कि भेदभाव हो जाता है ना। एसी तो सारी ट्रेन है, लेकिन फर्स्ट क्लास में क्या होगा? थोड़ा सोफा वोफा लगा देंगे बढ़िया सा, बहुत हुआ तो कुछ ऐसी मशीनें लगा दी जिससे थोड़ा चार्जर हो गया, लैपटॉप लगा दिया, वाईफाई हो गया, वो सब कर दिया, ये सब होगा। और अगर ऐसा हो कि जो टिकट नॉर्मली है उससे 10 गुना कीमत उसकी लगा दे, मैं 2-3 गुना नहीं कह रहा हूँ, मैं 10 गुना कह रहा हूँ। अगर 10 गुना कीमत पर भी नहीं, दिल्ली में ऐसे लोग हैं जो उसके बाद भी डब्बा भर जाएगा, खाली उसके बाद भी नहीं जाने वाला है। और अगर उस पैसे से सरकार 10-20 मेट्रो ट्रेन और चला दे, एक्स्ट्रा पैसा आ गया, और या उस पैसे से बाकी मेट्रो ट्रेन की टिकट सस्ती कर दे थोड़ी सी, तो ये क्रॉस सब्सिडाइजिंग वाला मामला हो जाता है। तो ये अपने आप में नैतिक है या अनैतिक है? पता नहीं क्या है। बड़ा मुश्किल होता है फैसला करना इन मामलों में, क्योंकि इससे भेदभाव तो ही क्या, पर यदि थोड़ा बहुत भेदभाव पैदा करके बाकी सबकी सुविधाएं बढ़ रही हो तो उसमें ऐसा तनाव क्या है? कर देना चाहिए, है ना। तो मैं तो इसके पक्ष में रहता हूँ कि सरकार ऐसी सुविधाएं दे, खूब महंगी टिकट रखे, वहां से पैसा इकट्ठा करके, और जो जन सुविधाएं हैं उनको और सस्ता कर पाए, ताकि आम नागरिक के लिए वो सुविधाएं ज्यादा आसानी से उपलब्ध हो सके। ठीक है जी। अच्छा एक सेकंड, बहुत अच्छा बोला इन्होंने, सुरक्षा, ये भी तो व्यवस्था है। ये कह रही है कि सुरक्षा के अलावा ऐसी कौन सी सुविधाएं हो सकती हैं जो निजी क्षेत्र को नहीं दी जा सकती हैं? बोले सुरक्षा भी दी जा सकती है किसी न किसी मात्रा में, क्या दिक्कत है? दे सकते हैं। भारत में तो रिवाज नहीं है, लेकिन देने में क्या दिक्कत है? अगर ऐसी प्राइवेट कंपनियां बड़ी बड़ी बन जाएं जिनके पास ट्रेंड लोग हों और जो दावा करें कि हम सुरक्षा व्यवस्था ठीक तरीके से मुहैया करवा सकते हैं, और वो सुरक्षा मुहैया व्यवस्था करवाएं, उसके बदले सरकार से पैसा लें, चार्ज करें, तो ये असंभव थोड़ा हो सकता है। लेकिन जनरली अब तक भारत में ऐसा हो रहा है, ऐसा हो सकता है, मुझे देखना पड़ेगा। लेकिन मेरे ख्याल से ऐसी व्यवस्था, देखिए प्राइवेट सेक्टर में तो ऐसा होता ही होता है, सरकार ऐसा करती है नहीं, देखना पड़ेगा। लेकिन जैसे दिल्ली में ऐसे बहुत सारे निजी संस्थाएं, निजी उद्यम बड़े बड़े हैं जिनकी सिक्योरिटी का पूरा सिस्टम सिक्योरिटी की प्राइवेट कंपनियां संभाल रही हैं और धूमधाम से संभाल रही हैं। देखना पड़ेगा कि सरकार ने कोई ऐसा समझौता किसी कंपनी से किया है या नहीं किया है, कोई ना कोई एग्जांपल मिल जाएगा दुनिया भर में। खैर लौटें वापस। तो तीसरा हो गया किस मूल्य पर, और इससे तय होता है कि आप ये तय कर सकते हैं कि वो सरकार नागरिकों को सुविधाएं देने के मामले में कितनी कमिटेड है, कितनी प्रतिबद्ध है। अब आपको ये बताना है कि किस राज्य में, कौन से देश में प्रायः किस तरह की व्यवस्था होती है। तो इसके लिए हम राज्यों के 2 या 3 प्रकार दिमाग में रख के बात कर लेते हैं। ठीक है, आपने सुना ही होगा कि जो राज्य होते हैं वो कई प्रकार के हैं, उनमें से एक होता है पूंजीवादी राज्य, सुना है ना, कैपिटलिस्ट स्टेट। दूसरा होता है समाजवादी, या कभी कभी बोलते हैं साम्यवादी राज्य। साम्यवाद की जो परिभाषा है उसके हिसाब से साम्यवादी राज्य आज तक हुआ नहीं है कोई भी, पर लोग कहते हैं, जैसे चीन का नाम ही क्या है, कम्युनिस्ट स्टेट ऑफ चाइना बोल देते हैं उसको, तो कहने को कह देते हैं, लेकिन साम्यवाद की सही परिभाषा के हिसाब से अभी साम्यवाद आया नहीं। एक होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिश्रित व्यवस्था, और जब भी मध्य मार्ग निकालना हो दुनिया में कहीं भी, आप सबसे पहले पाएंगे भारत सबसे आगे खड़ा होगा, क्योंकि हम बुद्ध के देश हैं, हम मध्य मार्ग निकाल ही लेते हैं हर मामले में, और ठीक भी रहता है। बीच का रास्ता आमतौर पे बाकी रास्तों से बेहतर ही होता है। पूंजीवादी देशों के नाम बताओ 3-4, जैसे यूएसए, यूएसएसआर, फ्रांस, जर्मनी। बहुत बढ़िया। तो यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड। अब ये बताओ कि इनमें से कहां बकरियां ज्यादा मिलती हैं? बकरी पालन केंद्र कहां ज्यादा चल रहे हैं? चलो, समाजवादी देशों में एक नाम लिखिए क्यूबा, एक लिखिए चाइना। वैसे तो नॉर्थ कोरिया भी है, पर उसका भरोसा नहीं रहता कि वो क्या है, तो उसका नाम लिखने से बचना चाहिए। और मिश्रित व्यवस्था में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, हमारा भारत। ठीक है, अब देखिए क्या मसला है। देखिए, एक होता है स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइप ये है कि जो समाजवादी राज्य हैं, साम्यवादी राज्य हैं, उनमें पब्लिक सर्विसेज सरकार देती है, फ्री में मुहैया करवाती है। ये स्टीरियोटाइप है। यहां तक नहीं, इसके बाद का जो कथन है वो स्टीरियोटाइप है। स्टीरियोटाइप क्या होता है? जिसमें स्टीरियो होता है। बताइए, आप बताइए, आपने इधर देखा उधर देखा, बताइए। नहीं पता? रुको
रुको रुको रुको रुको, मैं एक दो सैंपल और चेक कर लेता हूँ, उससे मुझे थोड़ा सा क्लास के स्वास्थ्य का अनुमान हो जाएगा। आप बताइए, चलिए बताइए। हाँ बताओ। रूढ़िवाद, अच्छा। विकेट के बहुत पास से बॉल निकल गई है, ठीक है। अब इधर से एक पूछ लेते हैं, देख लिया नोट्स में, देख लिया, मिलेगा ही नहीं, बहुत पीछे है। तुम्हें बताओ, बताओ, नहीं पता? गजब, देखो 6 विकेट 0 रन पे आउट हो गए हैं। 1 रन आपका मान लेते हैं, बाकी सब 0 पे आउट हुए, आप 1 रन बना के आउट हुई हैं। बताओ स्टीरियोटाइप क्या होता है? रूढ़ धारणाएं। इन्होंने सही बताया, दोनों ने सही बताया। ये कह रहे हैं कि रूढ़ धारणाएं, और दूसरी सखी ने बताया कि किसी समुदाय के प्रति हमारे मन में बैठी हुई धारणाएं। ठीक है, एक व्याख्या है, एक सही अनुवाद है। आप कुछ और बताना चाह रहे हैं? नया बताओ। ऐसे कथन जो वास्तविक नहीं है किंतु इतने प्रचलित हो गए हैं कि लोगों ने सही मान लिया। अच्छा, वास्तविक नहीं है जरूरी नहीं है, वास्तविक हो भी सकते हैं। उस समुदाय के बारे में वो धारणा किसी न किसी मात्रा में सही हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, दोनों संभावनाएं होती हैं। चलिए, स्टीरियोटाइप का मतलब हुआ किसी समुदाय के बारे में एक धारणा जो लोगों के मन में बैठी हुई है किंतु जिसका सही होना आवश्यक नहीं है। आमतौर पर वो उसके बारे में नेगेटिव धारणा होती है, उसको बोलते हैं स्टीरियोटाइप। ठीक है, चलो। स्टीरियोटाइप ये है कि पूंजीवादी देश जन सुविधाओं में मुफ्त या सब्सिडी का प्रयोग नहीं करते हैं, जबकि समाजवादी देश ऐसा करते हैं। ये स्टीरियोटाइप है, प्रसिद्ध बात है। ऐसा है नहीं। जहां तक समाजवादी देशों की बात है, वहां तो ये बात सही है कि यहां सुविधाओं की संख्या ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी, है ना। वो कोशिश करते हैं कि सुविधाएं ज्यादा से ज्यादा दी जाएं। अगर कोई देश जो साम्यवादी है, समाजवादी है और विकसित भी है, इसका अच्छा एग्जाम्पल पता क्या है? आप देखिए कि जो ईस्टर्न यूरोप है, ईस्टर्न यूरोप के देशों में आप मान सकते हैं हंगरी जैसे है, और कौन सा है? ऑस्ट्रिया है जैसे। नहीं, स्वीडन कहां से आ जाएगा भाई? ईस्ट यूरोपियन की बात कर रहा हूं मैं ना। ऑस्ट्रिया और उसके आसपास जो सारे देश मिलेंगे ना, जैसे चेक है, स्लोवाकिया है, वो सब जो देश हैं, ये सारे के सारे देश क्या है? ईस्टर्न यूरोपियन है, जो पहले सोवियत संघ के प्रभाव में लंबे समय तक रहे हैं। वर्साई पैक्ट जो था उसके तहत उसके साथ रहे थे। इन सारे देशों में पब्लिक सर्विसेज, बहुत रोचक बात है, इन देशों में पब्लिक सर्विसेज वेस्ट यूरोप की तुलना में ज्यादा अच्छी हैं, ज्यादा मात्रा में है, ज्यादा गारंटी के साथ मिलती है, क्योंकि देश का मिजाज जो है वो समाजवादी किस्म का है। तो ज्यादा सुविधाएं होंगी, और आमतौर पर ये सुविधाएं दोनों हो सकती हैं, खुद भी हो सकती हैं और निजी क्षेत्र से भी होती है। लेकिन उस केस में भी सरकार प्रायः वो सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध करवाती है, प्रायः निःशुल्क या बहुत कम कीमत पे सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। देखिए, विकसित देश का असली मजा पता क्या है? वहां आपकी जिंदगी पूरी तरह से इंश्योर्ड रहती है। विकासशील देशों में वही संकट है, हमारी जिंदगी बहुत इंश्योर्ड नहीं होती है। हम अपनी जिम्मेदारी इतनी ज्यादा है कि हम जीवन को एंजॉय नहीं कर सकते। विकसित देशों में जीवन का आनंद लेने का स्कोप बहुत ज्यादा है, क्योंकि सरकार इतना कुछ कर देती है कि हमें खुद अपने लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे इन देशों में प्रत्येक नागरिक के लिए जीवन भर का लाइफ इंश्योरेंस फ्री होता है। लाइफ इंश्योरेंस मतलब मेडिकल इंश्योरेंस में कहना चाह रहा हूं। स्वास्थ्य की कोई भी दिक्कत हो, किसी भी तरह की, सब कुछ फ्री। डॉक्टर फ्री, हॉस्टल फ्री, दवाई फ्री, सब कुछ फ्री है वहां के नागरिकों के लिए। तो एक भारतीय व्यक्ति नौकरी करने के लिए गया हंगरी में। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है ना। दरअसल बुडापेस्ट है, पर उसको हम बुडापेस्ट कहते हैं। वहां ना एक नदी के दोनों तरफ, नदी कौन सी आप जानते होंगे? कौन सी नदी? बहुत सारे देशों में एक तो नदी बहती है वहां पर। कौन सी? डेन्यूब। तो डेन्यूब नदी के इस तरफ एक पहाड़ी है, उसका नाम था बुदा, इधर की पहाड़ी है पेस्ट। तो बुदापेस्ट हो गया। जैसे बनारस नहीं है, इधर बन्ना और ऐसा कुछ है ना शायद वहां भी, तो कि नदी के दोनों तरफ के इलाकों को मिला के एक शहर बन गया। तो वहां एक व्यक्ति यहाँ से नौकरी करने गया अपने पेरेंट्स को लेकर। उसके फादर को खांसी की समस्या हो गई एक बार। वैसे तो यहाँ के जो खांसी करने वाले वहां जाते, खांसी होती नहीं वहां पर, क्योंकि पोल्यूशन इतना है, जीरो पोल्यूशन है। तो यहाँ के लोग वहां जाके ऐसे ठीक हो जाते हैं, कई बार जिनको दमा वमा होता है ना, वहां जाके ठीक हो जाते हैं। यहाँ आते फिर खो करने लग जाते हैं। तो बाकी लोग सोचते हैं कि ये जानबूझ के कर रहा है यहाँ के, इसका मन वहां लगता है शायद। तो ऐसा नहीं, पोल्यूशन वहां नहीं है, इसलिए ऐसा होता है। तो उनको बाई चांस खांसी हो गई, डॉक्टर के पास ले गया। तो इंडियन करेंसी में उस डॉक्टर की कंसल्टेशन फी थी 25,000 रुपए। कंसल्टेशन फी, केवल बातचीत करने की फीस थी 25,000 रुपए। और उसने बातचीत की और उसके बाद दवाई प्रिस्क्राइब कर दी। वहां दवाई का प्रिस्क्रिप्शन ऐसे नहीं होता कि कागज पे दिया फिर केमिस्ट के पास गया, दो दवाई, ऐसे नहीं होता है। वो अपने कंप्यूटर प्रिस्क्रिप्शन दे देता है बस। अब आप पूरे देश में किसी भी दुकान पर जाएंगे, अपना कोड बताएंगे, तो वो प्रिस्क्रिप्शन हर दवाई की दुकान पर पहले पहुंच चुका होता है। आप जाएंगे, उनकी पहचान चेक करेंगे कि आप ही पेशेंट हैं या नहीं, और जब चेक होगा कि आप ही वो पेशेंट है, तो किसी भी दवाई की दुकान से आप वो दवाई ले सकते हैं, जो उसकी कीमत है वो चुका देंगे। और वो उसने बताया कि जो दवाई मिली थी वो दवाई भी करीब 20 से 30,000 रुपए की आई थी। तो 55,000 में खांसी ठीक हुई। उसके बाद वो अंकल जी के भी खांसे होंगे, या खांसी आई भी तो चुप रहे होंगे किसी तरह से, अपने गला दबा के बैठे होंगे कि यार फिर खांस दूंगा मेरा बच्चा मर जाएगा। इतना महंगा पड़ जाता है। और उस देश के हर नागरिक के लिए ये पूरी स्वास्थ्य सुविधाएं जन्म से मृत्यु तक फ्री है, हर चीज फ्री है। ये होता है एक विकसित राज्य की निशानी। वहां के नागरिकों के लिए स्कूल, कॉलेज की सुविधाएं ऑलमोस्ट फ्री है, लगभग फ्री है। ऐसी कई सुविधाएं, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, सफाई है, परिवहन बूढ़ों के लिए 60 की उम्र के बाद का कोई भी व्यक्ति उस देश में, बेशक वहां का हो, बेशक विदेशी हो, 60 प्लस का होना चाहिए। विदेशी मतलब परमिट पे वहां पर हो, केवल टूरिस्ट वीजा पे नहीं होना चाहिए, लॉन्ग टर्म परमिट पे होना चाहिए। उसको एक आई कार्ड मिल जाता है। उस आई कार्ड के बेस पे उस पूरे देश में कोई बस, कोई ट्रेन, कोई मेट्रो, कोई ट्राम, कुछ भी हो, सब में फ्री यात्रा करो, कोई पैसा नहीं देना। तो ऐसी जगह है ना, दिल्ली के लोग परेशान है कि महिलाओं को फ्री क्यों कर दिया है?
विकसित देशों में सामान्य रीति है कि जो भी वर्ग थोड़ा सा वंचित है उसको सुविधाएं फ्री मिल जानी चाहिए। तो ये है उन देशों में जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं। वेस्टर्न में तो सुविधाएं नहीं है। तो जब भी क्यूबा चाइना की बात करें या ईस्ट यूरोप की बात करेंगे तो पहली बात सुविधाएं ज्यादा से ज्यादा, मूल्य कौन सा, लगभग निःशुल्क, खुद करवाती है निजी क्षेत्र से, दोनों ऑप्शन है, निजी से भी करवाते हैं, उस केस में सरकार निजी क्षेत्र को पे करती है और निजी क्षेत्र सुविधाएं मुहैया करवाता है जनता को। साफ हो गया? चलो, जहां तक पूंजीवादी देश हैं उस मामले में थोड़ा सा मिक्स्ड स्थिति है। मैंने एक बार आपसे कहा था कि पूंजीवादी देशों में एक ट्रेंड तो यह है कि वो सिर्फ कंपटीशन और मुक्त बाजार पर ध्यान देते हैं, लेकिन वो एक कहने वाली बात है। केवल मुक्त बाजार और केवल प्रतिस्पर्धा पर ध्यान देने की बात नहीं होती है। देखिए, कुछ देशों में कुछ सुविधाएं काफी महंगी हैं, जबकि कुछ देशों में कुछ सुविधाएं एकदम फ्री हैं, पूंजीवादी देशों में भी। ये बहुत सरप्राइजिंग बात है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे नॉर्वे एक देश है। नॉर्वे की शिक्षा व्यवस्था दुनिया की सबसे अच्छी शिक्षा व्यवस्था मानी जाती है। और जो दिल्ली की सरकार है, अरविंद, क्या नाम है, मनीष सिसोदिया, जो दिल्ली के शिक्षा मंत्री है, वो स्कैंडिनेविया की यात्राएं खूब करके आया, नॉर्वे के विशेष रूप से, और उसने बार बार कहा कि हम नॉर्वे के मॉडल को यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। बल्कि मनीष सिसोदिया भी उतना इंस्ट्रूमेंटल उस मामले में नहीं है। एक लड़की है आतिशी नाम की, जो ईस्ट दिल्ली लोकसभा चुनाव में गौतम गंभीर के खिलाफ खड़ी हुई थी, लेकिन वो हार गई थी वहां पर। और अभी शायद वो फिर से किसी विधानसभा क्षेत्र में खड़ी हुई है इलेक्शन के लिए। वो लड़की पढ़ी है ऑक्सफोर्ड वगैरह से कहीं से, और उसका शिक्षा के बारे में ठीक ठाक आइडिया है। उसके पेरेंट्स डीयू में मार्क्सिस्ट लॉबी के लोग हैं, दोनों पेरेंट्स, मतलब फादर मदर दोनों। तो उसकी परवरिश उस प्रकार की कि शिक्षा को लेकर उसकी अंडरस्टैंडिंग ठीक ठाक है। तो नॉर्वे का मॉडल उसने इस सरकार को लगातार समझाया और उसको ही इसका लगभग इंचार्ज बनाया गया था कि वो इस मॉडल को इंप्लीमेंट करे। नॉर्वे के मॉडल में सबसे खास बात क्या है? देखिए, बहुत रोचक बात है। नॉर्वे में सारी की सारी शिक्षा सरकारी शिक्षा होती है, वहाँ प्राइवेट स्कूल्स नहीं होते हैं। स्कूलिंग की बात कर रहे हैं तो सारी शिक्षा सरकारी होती है। और इसका मतलब यह है कि हर बच्चे को एक ही प्रकार के स्कूल में जाना है। वहाँ स्कूल के लेवल पर बच्चों में शिक्षा की सुविधाओं का अंतराल पैदा नहीं होता है, और ये तो बहुत अच्छी बात है कि समाज में ऐसा हो। और दूसरी बात, वहाँ एक बात विशेष रूप से ध्यान रखते हैं कि हर स्कूल में डाइवर्सिटी हर तरह की, जिसमें इकोनॉमिक डाइवर्सिटी का बड़ा ध्यान रखते हैं। तो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी का मतलब यह हुआ कि हर क्लासरूम में अमीर से अमीर बच्चा और गरीब से गरीब बच्चा एक साथ पढ़ेंगे। उनमें वो अंतराल पैदा नहीं होने देंगे जो अंतराल अमीर स्कूलों और गरीब स्कूलों के बच्चों के बीच पैदा हो जाता है। और ये मॉडल, मतलब कहा जाता है कि इसके रिजल्ट्स दुनिया में इस समय सबसे बेहतरीन। आपको पता भी है कि एचडीआई में सबसे आगे कौन से देश रहते हैं? ये सब रहते हैं, नॉर्वे रहते हैं आमतौर पर, इसी वजह से रहते हैं। लेकिन अगर शिक्षा की बात करेंगे तो यूएसए में शिक्षा व्यवस्था ठीक ठाक महंगी है। लेकिन फिर एक बात है, यूएसए में 10वीं क्लास तक की शिक्षा कोई भी बच्चा जो वहां का नागरिक है या जिसके पेरेंट्स परमिटेड हैं अमेरिका में रहने के लिए, काम करने के लिए, उस बच्चे को पूरी शिक्षा 10वीं क्लास तक की फ्री मिलती है अगर वो चाहता है तो। हाँ, हर जगह प्राइवेट स्कूल्स भी हैं। कुछ पेरेंट्स चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूल में बच्चा पढ़े, तो उनकी चॉइस का मामला है। लेकिन यदि वो ना चाहें तो हर बच्चे को 10वीं क्लास तक की शिक्षा मुफ्त उपलब्ध करवाना स्कूल की जिम्मेदारी है। और वहाँ प्राइवेट सरकारी स्कूल का अंतर जीरो के आसपास, कोई खास अंतर नहीं है। सरकारी स्कूल भी उतना ही अच्छा परफॉर्म करते हैं जितना अच्छा प्राइवेट स्कूल करते हैं। और ये अमेरिका की बात है, जिसके बारे में छवि ये है कि वहाँ सरकार शुद्ध पूंजीवादी है और ऐसी सुविधाओं पर खर्च नहीं करती है। वहाँ ये व्यवस्था है और उसमें डाइवर्सिटी है, इकोनॉमिक नहीं, लेकिन बाकी डाइवर्सिटी वहाँ पर भी ठीक ठाक मिलती है। इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड में शिक्षा व्यवस्था आमतौर पर महंगी है। मतलब अमेरिका जैसा ही मॉडल है, लेकिन वहां आमतौर पर प्राइवेट स्कूलिंग का महत्व ज्यादा है। जो पेरेंट्स अफोर्ड कर पाते हैं वो कोशिश करते हैं कि प्राइवेट स्कूल हम इस्तेमाल कर लें। अब दूसरी सुविधा देखिए, हेल्थ की, स्वास्थ्य। बहुत रोचक बात है कि स्वास्थ्य के मामले में अमेरिका में जो सुविधा है वो पूरी तरह से बाजार मूल्य पर है, मार्केट प्राइस पर है। अमेरिका के नागरिक के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी मुश्किल है मैनेज करना, तो इसका तरीका क्या निकाला अमेरिका ने? स्वास्थ्य महंगा है वहां पर। मतलब एक बार डॉक्टर के पास गए तो अगली बार इसीलिए जाना पड़ेगा कि पहली बार गए थे, ये स्थिति है। तो वहां तरीका क्या है कि कंपलसरी मेडिकल इंश्योरेंस की व्यवस्था है। वहां के हर व्यक्ति को सरकार लगभग मजबूर कर देती है कि वो मेडिकल इंश्योरेंस खरीद ले अपने लिए। और मेडिकल इंश्योरेंस का खर्चा कितना होगा? जैसे मान लीजिए कि जैसे भारत की बात करें तो मान लीजिए कि साल भर में 5,000 रुपए में पूरे परिवार का मेडिकल इंश्योरेंस हो गया। वहां का हर नागरिक, हर कंपनी का एम्प्लॉई मेडिकल इंश्योरेंस के दायरे में आता है। अब जैसे बीमार पड़ा, हॉस्पिटल गया, केवल कार्ड दिखाना है, उस कार्ड से उसकी एंट्री हो गई, चेकअप होने शुरू हुए, सर्जरी है तो वो हुई, पोस्ट केयर है, सब कुछ उससे हो जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन उस हॉस्पिटल को, उस डॉक्टर को उसकी पूरी कीमत मिलेगी इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से। और इंश्योरेंस का सारा सिस्टम क्या है कि मान लीजिए कि साल भर में 1000 लोग बीमार पड़ते हैं और एक व्यक्ति पर खर्चा $1000 का है, तो ये जो खर्चा होने वाला है $10 लाख का, ये हम कहां से इकट्ठा करें? तो 1000, मान लीजिए वहां पर 1 लाख लोग रहते हैं, सबसे कहा कि साल भर में मेडिकल इंश्योरेंस करवाना है और आपको साल भर में $15 का खर्चा करना है उसके लिए। हो गया, 1 लाख लोग हैं, $15 का खर्चा है, $15 लाख इकट्ठा हो गया। इंश्योरेंस कंपनी को इतना पैसा मिल गया, मेडिकल बिल कुल मिला के $10 लाख का आया। जो पैसा बच गया उससे इंश्योरेंस कंपनी के जो लोग काम कर रहे हैं उनकी सैलरीज भी हो गई, थोड़ा सा प्रॉफिट भी हो गया और कैपिटल फॉर्मेशन भी हो गई। इंश्योरेंस का मतलब सिर्फ इतना है कि एक एक व्यक्ति पर खतरा अलग अलग आता है, पर आ किसी पे भी सकता है। सभी व्यक्तियों पर कुल जितना खतरा आता है उस खतरे को सब लोग मिलकर बांट लें। जिस पे आ गया सबने मिलकर पे कर दिया, अगली बार मुझ पे आएगा तो सब मिलकर पे कर देंगे। संयुक्त परिवार की ये तो फिलोसफी थी। तो जिसको भारत में जॉइंट फैमिली कहते हैं, बड़े स्तर पर वो क्या हो जाता है? इंश्योरेंस हो जाता है। अच्छी व्यवस्था है, लेकिन फ्री कुछ नहीं है।
अगर किसी व्यक्ति ने गलती से मेडिकल इंश्योरेंस नहीं करवाया अमेरिका में और उसे कुछ हो गया तो मामला खत्म। इसलिए अमेरिका के लोग जब फंसते हैं तो इलाज करवाने के लिए भारत आते हैं या ऐसे देशों में आते हैं जहां पर इलाज सस्ता है। भारत में 3-4 हॉस्पिटल्स हैं, 5 स्टार हॉस्पिटल्स हैं। आप जैसे मैक्स है, अपोलो है, इन सब में आप जाएंगे, मैक्स साकेत की बात कर रहा हूँ, अपन में जाएंगे, वहाँ मेदांता जैसे गुड़गांव में, वहाँ एंट्री करते ही आपको अलग ही फील आएगी कि आप 5 स्टार होटल में आ गए हैं। और फिर वहाँ पर बड़े बड़े डेस्क बने हुए हैं फॉरनर्स के लिए और उनकी पूरी व्यवस्था वहाँ पर होती है, हर चीज़ इंश्योरेंस से लेकर हर चीज़ वहाँ पर हो जाती है, क्योंकि उनके पास इतने क्लाइंट्स बाहर से आते हैं। वो कौन से क्लाइंट्स हैं? या तो उन देशों से जहाँ मेडिकल इंश्योरेंस नहीं होता है या जहाँ इलाज नहीं है ज़्यादा अच्छा, या इलाज है किंतु इस व्यक्ति के पास वहाँ इलाज करवाने के पैसे नहीं थे, वो यहाँ आएगा, इलाज करवाएगा, रहेगा, ठीक होगा, लौटेगा, उसके बाद भी वहाँ की तुलना में 1/4 1/5 खर्चे में ठीक हो जाएगा, जिसको आप लोग मेडिकल इंश्योरेंस क्या मेडिकल टूरिज्म पढ़ते होंगे ना, वो चीज़। चलिए, तो कहने की बात यह है कि पूंजीवादी देशों में अलग अलग चरित्र है, कहीं कहीं कुछ सुविधाएं बहुत महंगी है, कहीं कहीं कुछ सुविधाएं सस्ती हैं, लेकिन हाँ इतना है कि बहुत बेसिक सुविधाएं या तो फ्री मिल जाती हैं या कम से कम ये होता है कि उसके लिए इंश्योरेंस जैसा कोई सिस्टम एक्टिव रहता है। निश्चित व्यवस्था भारत की है। भारत क्या कोशिश करता है कि जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो फ्री मिल जाएं। जैसे भारत सरकार अपनी तरफ से, राज्य सरकार अपनी तरफ से तो कोशिश करती है ना कि हॉस्पिटल फ्री हो जाए। ये अलग बात है कि अगर आप जरा भी सक्षम है तो आप उस अस्पताल में जाकर इलाज करवाना चाहेंगे नहीं शायद, क्योंकि वहां हाइजीन उतना ठीक नहीं है, भीड़ ज्यादा है, क्या करें। भारत एक जनसंख्या प्रधान देश है और चूंकि जनसंख्या प्रधान देश है इसलिए समस्या प्रधान देश है, तो सरकार पर दबाव भी तो बहुत ज्यादा है, ऊपर से गरीब देश है, टैक्स कलेक्शन कम है, तो हम वैसे हॉस्पिटल्स वैसे स्कूल कैसे बना दें जैसे विकसित देशों में है। लेकिन हाँ, सरकार अपनी तरफ से कोशिश करती है, उस कोशिश को और बढ़ाएं। लेकिन आपका सुझाव ये होना चाहिए कि जो बुनियादी सुविधाएं नहीं है, अन्य सुविधाएं हैं, उनमें कोशिश करनी चाहिए कि गरीब वर्गों को सुविधा मिले तो मिले। जैसे सिलेंडर के मामले में था, एलपीजी के मामले में नरेंद्र मोदी ने कितना अच्छा कदम उठाया कि अपील की कि भाई जिनके पास संसाधन है वो सब्सिडी खारिज कर दे, लौटा दें। कुछ दिन पहले शायद बात हुई थी ना, किसी ने कहा था कि कौन लौटाता है, लेकिन कई लोगों ने कहा था कि हाँ लौटाते हैं लोग। अच्छा उपाय है, और हाँ मतलब मैं भी उनमें हूँ, आप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। और जो महंगी सुविधाएं हैं उनके लिए सरकार बाजार मूल्य से भी ज्यादा दरों पर पैसा वसूले और क्रॉस सब्सिडाइजिंग करके अपना काम चलाए। तो हमारा स्टैंड ये होना चाहिए। तो पहली बात, पब्लिक सर्विस का मतलब यदि जन सुविधाओं से है या जन व्यवस्थाओं से है तो हमारे देश की पॉलिसी समाजवाद की थोड़ी सी झुकी हुई है और ठीक झुकी हुई है, उसके विरोध में हमें होना भी नहीं चाहिए। अब आइए पब्लिक सर्विस के दूसरे मतलब की तरफ। इसमें कोई विशेष बात नहीं करनी है, केवल गोले में गोला बनाना है और उसका नाम रख देना है। अगर कोई आपसे पूछे पब्लिक सर्विसेज में क्या क्या शामिल होता है, आप कहना बनाओ गोला पहले, फिर समझाते हैं। ऐसे करके बना लीजिए। ये बात हमने पहले की थी तो आज बहुत विस्तार में समझाने की जरूरत नहीं है, हम केवल चित्र के माध्यम से बात को समझ लेंगे। ठीक। नंबर 1, पब्लिक सर्विस का सबसे संकीर्ण या सबसे छोटा मतलब जो है, यानी कि गोला नंबर 1, वो है सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज सेंटर की हो या स्टेट की हो, तो सेंटर की या स्टेट की, प्लस सबऑर्डिनेट सर्विसेज, अधीनस्थ सेवाएं, इन्हीं की अधीनस्थ जो पब्लिक सिविल सर्विसेज हैं उन्हीं की अधीनस्थ सेवाएं। जैसे आप आईएएस बनेंगे तो यूपीएससी से बनेंगे, अगर पीसीएस बनेंगे तो कहां से बनेंगे, स्टेट पीसीएस से बनेंगे। लेकिन अगर कोई पटवारी बनेगा, पटवारी का एग्जाम कौन पीसीएस देता है क्या? नहीं ना, उससे छोटा होगा ना, लोअर पीसीएस जो होता है वो लेता होगा ना। हाँ, इसका मतलब ये सारी सर्विसेज चाहे यूपीएससी से हो, चाहे स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन से हो, चाहे स्टेट के लोअर पब्लिक सर्विस कमीशन से या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से हो, इन सबको पहली सेंस में बोलेंगे कि पब्लिक सर्विसेज है। स्पष्ट एकदम? ठीक है। दूसरी सेंस थोड़ी सी बड़ी मान लीजिए इससे। दूसरी सेंस में ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ठीक है, ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज यानी कि सभी सरकारी नौकर या सभी सरकारी कर्मी इस परिधि में शामिल हो जाएंगे। इन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज में विशेष रूप से जो मैं कहना चाह रहा हूं, इसमें डिफेंस के लोग भी शामिल हो जाएंगे। ऊपर वाले में डिफेंस के लोग शामिल नहीं होते, ध्यान रखना है ना, इसमें डिफेंस के लोग भी शामिल हो जाएंगे। और आप कह सकते हैं कि जुडिशरी के लोग भी इसमें, विशेष रूप से जो लोअर जुडिशरी है वो तो शामिल हो ही जाती है, इनको भी हम खारिज नहीं करेंगे, इनको भी साथ लेकर चलेंगे। सवाल केवल है कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज इसमें शामिल होंगे या नहीं होंगे। नंबर 3, क्योंकि पब्लिक सर्विस में जो भी है, ध्यान रखना है, पब्लिक सर्वेंट्स पे लागू होता है कौन सा एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। इसलिए पब्लिक सर्वेंट कौन कौन है उसकी परिभाषा का एक सोर्स हमारे पास है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। और इसके तहत जिन लोगों को पब्लिक सर्वेंट माना गया है वो 1 और 2 हैं। नंबर 3 में आप कहिए कि जो व्यक्ति कहीं मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या कोई और मिनिस्टर है, या फिर जो व्यक्ति एमपी या एमएलए है, उसको भी हमारे सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक सर्विसेज की परिधि में शामिल कर लिया है। और जब भी आपको बताना हो कि कौन से केस में शामिल किया, तो आप कहो कि मिनिस्टर्स को शामिल किया एम करुणानिधि के मामले में। एम करुणानिधि भगवान से 4 साल ही छोटे थे, अब उनकी मृत्यु हो गई है। और एक और व्यक्ति जो भगवान से 2 ही साल छोटा है, एमडी वाले अंकल, वो भी हैं। तो एम करुणानिधि अभी हाल ही में दिवंगत हुए हैं।
और इनका एक केस था, ये सीएम थे 1967 में, तमिलनाडु के सीएम बने थे। और उसके बाद एक केस हुआ जब करप्शन का मामला आया, 88 की बात की बात है, यानी 67 में सीएम पहली बार बन गए थे। उसके बाद लंबे समय तक रहे। इनका परिवार वाला इनके घर में खानपुर गांव रहता था, इतना बड़ा परिवार इनका था। और जब ये केस लगा तो उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री जो होता है वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत लोक सेवक की परिभाषा में शामिल नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया फिर? क्या पहना? चश्मा पहना, खास चश्मा पहना, और उस चश्मे के बेस पे कहा कि केवल ये एक एक्ट नहीं है, और भी बहुत सारे एक्ट हैं, उन सारे एक्ट को मिला के पढ़ा। तो जब मिला के पढ़ा तो कहा नहीं, सीएम पब्लिक सर्वेंट होता है। और उसके बाद एक केस और हुआ, जो केस था पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव के मामले में यह हुआ कि जो एमपीज होते हैं ये भी पब्लिक सर्वेंट होते हैं। करुणानिधि के मामले में हुआ था कि सीएम पब्लिक सर्वेंट होता है। ये नरसिम्हा राव का केस पता ना कौन सा है? नरसिम्हा राव चुप रहते थे लेकिन करप्शन ठीक ठाक कर लेते थे, ऐसी उनके बारे में छवि थी। उन्हीं के जमाने में अयोध्या वाला काम हुआ था पहली बार, उस दिन चुप हो गए थे एकदम। और दो और काम हुए थे। एक तो इंग्लैंड का एक आदमी था लखू भाई पाठक, उसने आरोप लगाया भारत के प्रधानमंत्री पे, प्रधानमंत्री रहते हुए, कि भारत के प्रधानमंत्री ने मुझसे 1 करोड़ रुपए की रिश्वत ली है, अपने हाथ से ली है। अच्छा, हमें आरोप सुनकर बहुत खराब लगा कि यार भारत का पीएम इतनी छोटी रिश्वत ले रहा है, वो भी अपने हाथ से ले रहा है। ये दो बातें शोभाजनक नहीं लगी, कि अच्छा नहीं लगता है। तो नरसिम्हा राव की तरफ से किसी ने कहा कि ये बेवकूफ बना रहा है, 1 करोड़ रुपए कैसे भी लेगा अपने हाथ में? उसने कहा सूटकेस में दिए थे मैंने, इन्होंने लिए थे मुझसे। तो नरसिम्हा राव के प्रतिनिधि ने कहा कि 1 करोड़ रुपए एक सूटकेस में, आगे बकवास कर रहा है, इसकी बात पर ध्यान मत दो। उसने अगले दिन एक सूटकेस में 1 करोड़ रुपए भर के दिखा दिए, ये देखो ऐसे आते हैं, ऐसे दिए थे। तो खूब छिछारेदर हुई। दूसरा केस तो बहुत रोचक था। अभी झारखंड में सरकार बनी है ना, उसके मुखिया कौन है? हेमंत सोरेन। उनके जो पापा है ना, शिबू सोरेन, वो थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष। जब झारखंड मुक्ति मोर्चा बना था कि झारखंड को स्वतंत्र राज्य बनाना है, अब राज्य बन गया तो खत्म हो जाना चाहिए था। अब भी मुक्ति चल रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो लोग कहते हैं नाम तो बदल लो कम से कम यार, अब झारखंड विकास मोर्चा कर लो, मुक्ति काहे की, अब तो मुक्ति हो गई है। तो खैर, शिबू सोरेन की पार्टी थी और नरसिम्हा राव की सरकार अल्पमत हो गई थी, क्योंकि समर्थन एक पार्टी ने वापस ले लिया था। अविश्वास मत आ गया, तो सेटिंग हुई, आपको पता ही है, हो जाती है। तो जेएमएम के सांसदों से सेटिंग होगी, भाई तुम वोट डालना हमारे पक्ष में, और खुद से कहा तो वोट डालना ही मत। ऐसा ही हुआ। उस मामले में कुछ प्रमाण टीवी पे आ गए, खुफिया ऑपरेशन हुए, स्टिंग ऑपरेशन हुए, फिर केस बना। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने केस ये बना कि सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार कर सकता है या नहीं, ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में आएगा या नहीं आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? आएगा। और उसी मामले में बहुत रोचक फैसला, जो मैंने बस जिक्र किया था ना आपसे, बहुत ही रोचक फैसला था, बहुत ही मजेदार फैसला। कभी इसको पढ़ें और एंजॉय करें। जब आप पढ़ते पढ़ते बोर हो जाए ना, आपको हंसने का मन हो बहुत ज्यादा, इस फैसले को पढ़िए, खूब मजा आएगा आप लोगों को। इसके बाद गोला क्रमांक 4, चौथे स्तर पर बात यह हुई कि क्या हम इसके साथ साथ किसी और को इसमें ला सकते हैं। तो कहा गया कुछ और लोगों को भी ला सकते हैं। जैसे 4 में किसको ला सकते हैं? एक तो एनजीओस को ला सकते हैं, सारी एनजीओ नहीं। और यह फैसला अभी आया है, 2019 में आया है। वो एनजीओस जो सब्सटेंशियल हेल्प लेती हैं, फाइनेंशियल हेल्प लेती है सरकार से। तो देखिए, सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तीय मदद लेने वाली संस्थाएं, सरकार से पर्याप्त वित्तीय मदद लेने वाली एनजीओस भी पब्लिक अथॉरिटीज मानी जाएंगी, स्टेट मानी जाएंगी, पब्लिक सर्विस में उनके लोग माने जाएंगे। यह फैसला आ गया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में आया है। फिर सवाल हुआ कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस ये इसमें शामिल होंगे या नहीं होंगे। तो एक जज साहब थे जिनका नाम था वीरास्वामी, इनका नाम सुना आपने कभी? वीरास्वामी, जस्टिस वीरास्वामी। वीरास्वामी साहब मुंबई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और करप्शन का आरोप था। सीबीआई ने इनके खिलाफ एक केस शुरू किया प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में। इन्होंने घोषणा कर दी कि हम तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, हम तो पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा में शामिल ही नहीं होते हैं। तो मामला गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस भी पब्लिक सर्वेंट्स की कैटेगरी में शामिल होते हैं, यानी उन पर भी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत केस चल सकता है। तो वीरास्वामी मामला है, कहीं मौका मिले तो कोर्ट कर दीजिएगा। उसके बाद एक ही मामला बचा था कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का जो ऑफिस है, सीजेआई, इसको हम पब्लिक ऑफिस मानेंगे या नहीं मानेंगे। 2010 में हमारे एक चीफ जस्टिस हुआ करते थे जिनका नाम था बालाकृष्णन साहब, नाम सुने आपने इनका? बालाकृष्णन साहब जो थे वो भारत के पहले दलित चीफ जस्टिस थे, और बहुत रोचक रोचक कहानियां उस समय चल रही थी कि कैसे बने। सवर्ण लॉबी उनके पक्ष में एकदम नहीं थी, फिर भी वो बन गए, तो उनके खिलाफ खूब युद्ध चलते रहे। हमारा सुप्रीम कोर्ट भी अंदर से घोर जातिवादी तरीके से काम करता है। ये आरोप सुप्रीम कोर्ट पे लगते रहते हैं, कोई नए आरोप नहीं है। बहरहाल ये व्यक्ति बना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इनके सामने केस आया सूचना के अधिकार के तहत कि क्या सूचना के अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऑफिस से सूचनाएं ली जा सकती हैं। इन्होंने मना कर दिया कि ना, सीजेआई का ऑफिस इस कसौटी में नहीं आता है। आरोप यह था कि करप्शन खूब किया था, रिटायर हुए उसके बाद करप्शन के आरोप खूब उठे उनके खिलाफ, और खूब छवि उनकी खराब हुई बाद में। इधर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक मामला है, सुभाष चंद्र अग्रवाल नाम का एक व्यक्ति है, उसी का केस था, 2007 से केस चल रहा था, और उस केस में फाइनली सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच ने फैसला दिया है कि सीजेआई का ऑफिस भी पब्लिक अथॉरिटी है, यानी सूचना के अधिकार का इस्तेमाल उस पर भी किया जा सकता है।
तो सीजेआई का ऑफिस भी अब पब्लिक सर्विस में शामिल हो गया है। तो भारत का मुख्य न्यायाधीश क्या है? लोक सेवक है। हालांकि ये साफ कह दिया कि इसका मतलब ये नहीं कुछ भी पूछ लोगे, सीमित रूप से ये ध्यान रखते हुए कि इससे न्यायपालिका की स्वाधीनता कम ना हो जाए, ये ध्यान रखते हुए सीजीआई का ऑफिस भी पब्लिक सर्विस में शामिल कर लेंगे। एक और केस आ गया, सीबीआई ने केस किया। केस क्या था देखिए, पब्लिक सर्वेंट क्या क्या किस रूप में होते हैं। जो बैंक है, एक तो सरकारी बैंक है। आप बताएंगे सरकारी बैंक में काम करने वाला हर व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट है या नहीं है? जोर से बोल दो, कौन से नंबर के हिसाब से बताओ? नंबर 1 में है, 2 में है, 3 में है, 4 में है? 2 नंबर पे। 2 नंबर में का मतलब समझते क्या होता है? क्या मतलब होता है 2 नंबर? लोक भाषा में जब कोई करप्शन करता है तो बोलते हैं कि 2 नंबर का काम है। तो जब भी कोई बोले 2 नंबर का काम है, इसका मतलब करप्शन वाला मामला चल रहा है। मुहावरा ध्यान रखना, कहीं आप ऐसे मजाक में बोलते हैं इंटरव्यू में, सर मैं 2 नंबर काम करता हूँ, तो मुहावरा है ये। खैर, 2 नंबर के तहत बैंक के सारे कर्मचारी क्या है? पब्लिक सर्वेंट्स हैं। यानी एसबीआई में अगर घपला हो जाए या पीएनबी में घपला हो जाए तो पीएनबी का जो सीएमडी होगा, सीएमडी क्या होता है फुल फॉर्म? चीफ नहीं, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, सीएमडी। उस सीएमडी को गिरफ्तार कर लेंगे क्योंकि वो पब्लिक सर्वेंट है और उसके होते हुए घपला हुआ कैसे। अब आप ये बताएं कि मान लीजिए एक प्राइवेट बैंक है, ठीक है, भारत में कोई भी बैंक बनता है तो सरकार की अनुमति से ही बनता है। तो सरकार अपने कानून के तहत किसी संस्था को बैंक बनाने की परमिशन देती है, तब वो बैंक बनता है। और बैंक क्या होता है? बैंक आमतौर पर पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या जरूरी है कि सरकारी हो या प्राइवेट भी हो सकती है? तो प्राइवेट इक्विटी वाली पब्लिक लिमिटेड कंपनी आमतौर पर बैंक उस स्तर का एक उद्यम होता है। जैसे आईसीआईसीआई बैंक एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है किंतु प्राइवेट इक्विटी वाली पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। अब उस कंपनी ने, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उसका अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, सब चीजें ठीक है, लेकिन सरकारी कर्मचारी उसमें कोई काम नहीं करता है। हाँ, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं उसमें कुछ ना कुछ जो सरकार की सूची में से हैं, किंतु वो भी सरकारी कर्मी नहीं है, उनको वेतन सरकार ने देगी, वेतन आईसीआईसीआई बैंक पे करेगा। अब मान लीजिए कि उस बैंक ने जनता के इस विश्वास के साथ छल किया कि जनता ने पैसा जमा किया अपना, और उसने उसका बड़ा हिस्सा किसी को उधार दिया बिना इस बात को जांचे कि इस व्यक्ति को उधार देने के बाद पैसा वापस आएगा या नहीं आएगा। खतरा उठाया, अनड्यू रिस्क उठाया, क्योंकि ये खतरा इनका थोड़ा, खतरा तो उन लोगों का जिन्होंने पैसा जमा किया था बैंक में। उस खतरे की वजह से वो व्यक्ति पैसा लेके भाग गया और नुकसान हो गया उन व्यक्तियों को जिन्होंने अपनी बहुत मुश्किल से इकट्ठा की हुई संपत्ति या धन बैंक के सेविंग खाते में जमा किया था। तो एक प्रश्न उठा कि यदि प्राइवेट बैंक में कोई सीनियर स्तर का व्यक्ति ऐसा काम करता है, क्या उसे हम करप्शन का दोषी मान सकते हैं या नहीं मान सकते हैं? और सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था दी है, और व्यवस्था एक एक्ट के तहत दी, मैं भी एक्ट नाम लिखवा दूंगा आपको। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राइवेट बैंक के डायरेक्टर्स या उसी स्तर के अन्य अधिकारियों को भी पब्लिक सर्वेंट माना जा सकता है यदि वह बैंक जनता के साथ कोई किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी करता है तो। स्पष्ट हुई? तो प्राइवेट बैंक के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, एमडी है, डायरेक्टर है, चेयरमैन है, ये 3 पद ध्यान से नोट कर लें, एमडी, डायरेक्टर और चेयरमैन। और ये जो मामला था, इस मामले का नाम है सीबीआई बनाम रमेश गेली। मैं लिख देता हूं, सीबीआई वर्सेस रमेश गेली, GELLI, गेली बॉयज। वो तो गली बॉयज था, मैं तो वैसे ही बोल रहा हूं, रमेश गेली। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको हम प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के आधार पर बेशक व्याख्या न कर पाए, लेकिन एक और एक्ट है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। इसके बारे में पढ़ा आपने? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ये जो एक्ट है, इस एक्ट की परिभाषाओं को देखें तो हम प्राइवेट बैंक के डायरेक्टर को भी लोक सेवक मान सकते हैं, और जब उस एक्ट में मान सकते हैं, इसमें नहीं मान सकते, ये क्या बात हुई? हमें तो अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि इस एक्ट में इनको पब्लिक सर्वेंट माना जा सकता है तो इसी व्याख्या के आधार पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पर भी यह व्याख्या लागू की जा सकती है और इनके विरुद्ध भी यह मुकदमा चलाया जा सकता है। अब मुझे 4 प्रश्नों का जवाब दो साफ साफ। सरकारी कर्मचारी पब्लिक सर्वेंट्स हैं या नहीं? जिस एनजीओ को सरकार से पर्याप्त वित्तीय मदद, देखो पर्याप्त कितनी है ये हर केस में अदालत तय करती है। अगर किसी एनजीओ को सरकार से पर्याप्त वित्तीय मदद मिलती है तो वो भी पब्लिक सर्वेंट है, यानी उसमें काम करने वाले लोग पब्लिक सर्वेंट्स माने जाएंगे। निजी बैंक के उच्च अधिकारी भी पब्लिक सर्वेंट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस भी पब्लिक सर्वेंट्स हैं, सीजेआई भी पब्लिक सर्वेंट है, और इसके साथ साथ विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधि, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये सारे भी जनसेवक हैं। और इसका मतलब जब करप्शन को दूर करने की बात आएगी, इन सभी स्तरों पर करप्शन दूर करने का सवाल उठेगा। अब मैं एक आखिरी बात कह रहा हूं, जो कानून की नजर से नहीं कह रहा हूं, ये तो कानून की नजर से सारा हुआ। तो कानूनन हम इन 4 स्तरों पर पब्लिक सर्विस की व्याख्या कर सकते हैं। एक 5वां स्तर भी है, हम वो भी सोच के देखते हैं, वो स्तर कौन सा है? बीसीसीआई को राज्य मान लिया गया है, सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने उसको राज्य मान लिया है। तो बीसीसीआई के जो प्रमुख कर्मचारी हैं उनको भी लपेटा जा सकता है। अब आप ये बताएं कि जब हम कहते हैं कि वो व्यक्ति पब्लिक सर्विस करता है, अब मैं फिलोसॉफिकल लेवल पे लेके जा रहा हूं आपको, कानून से बाहर निकल जाना है, ठीक है? पब्लिक सर्विस का सिंपल सा मतलब क्या है? किसी व्यक्ति ने अपने स्वार्थ से मुक्त होकर समाज के लिए कुछ करने का फैसला किया है, ये मतलब भी तो होता है ना। तो यदि हम कहें कि कोई व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट है तो सर्वेंट हमेशा सैलरी लेके ही काम करेगा, ऐसा थोड़ा है।
पब्लिक सर्वेंट का मतलब जो व्यक्ति समाज के लिए कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइड करता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति। ये सारे वेतनभोगी लोग हैं या किसी न किसी रूप में इनको पब्लिक सर्विस के बदले कुछ मिलता है, इसलिए कानूनी दृष्टि से इन सब पर मुकदमा चल सकता है किसी ऐसे एक्ट में जो पब्लिक सर्वेंट्स को करप्ट होने से, गलत काम करने से रोकता हो। लेकिन क्या कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हम पब्लिक सर्वेंट एक खास सेंस में मान लें, बेशक उन पर मुकदमा न चलाया जा सकता हो? अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं, आप बताएं कि फिलोसॉफिकल लेवल पर इन व्यक्तियों को पब्लिक सर्वेंट मानना ठीक होगा या नहीं होगा। जैसे ऐसे लोग जो किसी प्राइवेट प्रोफेशन में हैं किंतु अपना काम बेहद ईमानदारी से करते हैं, मान लीजिए ऐसा कोई व्यक्ति है, क्या वो किसी ना किसी सेंस में समाज की सेवा करता है या नहीं करता है? कर सकता है, वो भी समाज की सेवा कर रहा है। ऐसे लोग जो किसी ऐसी कंपनी में नहीं है, सरकारी कंपनी में काम नहीं करते, किंतु प्राइवेट लेवल पर किसी ना किसी प्रकार का चैरिटी का काम करते रहते हैं, समाज सेवा, कोई एनजीओ नहीं है और है तो समाज से फंड ले रखा है, अपने तरीके से मैनेज करते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो अपने स्तर पर कोई समाज सेवा का काम करते हैं, चैरिटी करते हैं, दान करते हैं, सरकार से सहायता नहीं लेते हैं उसके लिए, या तो एनजीओ है ही नहीं, ऐसे करते रहते हैं, या एनजीओ है तो भी सरकार से सहायता लिए बिना अपने स्तर पे समाज की सहायता करते हैं। ऐसे बहुत लोग होते हैं। आजकल जो यंग लोग हैं, अगर उसकी आप एक ब्रिगेड देखें, एक एनजीओ टाइप का स्ट्रक्चर है, रजिस्टर्ड नहीं है, उसका नाम है रॉबिन हुड आर्मी। आपने इसका नाम सुना है? रॉबिन हुड आर्मी। इस आर्मी में एक सिपाही मेरे घर में भी है, मेरा बेटा वो इस आर्मी का सिपाही बन गया। बोला मैं रॉबिन हुड आर्मी में हूँ। मैंने ये क्या होता है आर्मी? तो उसने बताया कि एक ग्रुप है, हमारी मैम ने बताया था क्लास में, मैम भगवान का दूसरा रूप है बच्चों के लिए, बाप शैतान का रूप है, मैम भगवान का रूप है। जो मैम ने बताया वो अंतिम अकाट्य सत्य है, संविधान से बड़ा सत्य वही होता है। तो हमारी मैम ने बताया है। क्या बताया मैम ने? तो मैम ने बताया कि ये जो ग्रुप है ये समाज की सेवा करता है और हर बच्चे को उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो ग्रुप क्या करता है, ऐसे बच्चे बहुत सारे, कुछ बड़े कॉलेज गोइंग बच्चे, वो सब ग्रुप बनाते हैं दिल्ली में, नोएडा, गुड़गांव, हर जगह, हर हफ्ते कहीं ना कहीं, कई जगह, मतलब जैसे 10 लोग इकट्ठे हुए, एक जगह इकट्ठे हुए, अपने अपने घर से रिसोर्सेज इकट्ठे करेंगे, कोई खाना बनवा के लाएगा, कोई कहीं से खरीद के लाएगा और किसी गरीब इलाके में जाके वहां के लोगों को खाना खिलाएंगे, बैठा के खाना खिलाएंगे। ये इनका उद्यम है। या कहीं कोई खाना बच गया हो किसी रेस्टोरेंट वगैरह में, वहां से खाना लेना और गरीब लोगों को खिला देना, इस तरह का उद्यम है। पर नाम क्या रखा? रॉबिन हुड आर्मी। अच्छा, बच्चों को ऐसे नाम अच्छे भी लगते हैं कि किसमें हो? आर्मी में है। जैसे कुछ बच्चे शिवसेना में होते हैं, वो तो सेना ही तो है, सेना लगने से लगता है कुछ खास बात है, सेना है ना। ऐसी एक सेना थी देवसेना और एक थी वसंत सेना। वसंत सेना कौन थी जानते हैं आप लोग? कितने लोग जानते हैं आप? वसंत सेना संस्कृत साहित्य के विद्यार्थी आज खड़ा करें, आपको पता होगा। हाँ, एक नाटक है बहुत प्रसिद्ध, वृक्षकटिकम। वृक्षकटिकम की जो हीरोइन है उसका नाम है क्या वसंत सेना, बहुत प्रसिद्ध प्ले है संस्कृत का। बहरहाल, तो पब्लिक सर्विस की ब्रॉड डेफिनेशन में वो लोग भी आएंगे जो प्राइवेट चैरिटी करते हैं। तीसरी बात, अब मुझे ये बताओ, एक औरत है या एक आदमी है जो नौकरी नहीं करता, ना चैरिटी करती है ना करता है, ढेले भर की चैरिटी उसने आज तक नहीं की है, लेकिन मैं महिलाओं की बात विशेष रूप से कर रहा हूं क्योंकि हमारे समाज में ये जिम्मेदारी महिलाओं की ज्यादा रहती है। एक ऐसी माँ जिससे ना कहीं नौकरी की, ना उसको प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पता है, ना सूचना के अधिकार के तहत आती है, ना बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट उसके ऊपर लागू होता है, उसे पता ही नहीं सब क्या है। उसका पति कहीं बाहर नौकरी करता है, वो घर में रहती है और अपने बच्चों की परवरिश अच्छे तरीके से करती है और उनको सही मूल्य सिखाती है। उनको सिखाती है कि समाज में कायदे से कैसे रहा जाता है। अपने बेटों को सिखाती है कि महिलाओं की इज्जत कैसे की जाती है, बदतमीजी नहीं की जाती है। क्योंकि अगर तुम्हारे घर में कोई बहन तुम्हारे साथ में है तो बाकी लोग भी किसी की बहन है, तो जो व्यवहार तुम चाहते हो तुम्हारे घर की महिलाओं से हो, वैसा व्यवहार बाकी महिलाओं से तुम्हारा होना चाहिए। उसने सिखाया अपने बच्चों को ठीक से, और इस वजह से उसके बच्चे कम से कम किसी भी सेंस में ईव टीजर्स या मोलेस्टर्स या रेपिस्ट नहीं बनेंगे, ये तय है। ऐसे लोग जो गुमनाम तरीके से अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभा रहे हैं, क्या वो पब्लिक सर्विस नहीं कर रहे? ये भी बड़ा स्तर है। तो ऐसे लोग जो अपने घर के स्तर पर, घर परिवार के स्तर पर जिम्मेदारियों को ठीक से निभा रहे हैं, हम कहेंगे कि बहुत ब्रॉड सेंस में वो भी पब्लिक सर्वेंट्स हैं। हालांकि उन पर केस हम नहीं चला सकते, अलग बात है, लेकिन हाँ, लोक सेवा एक व्यापक सेंस में वो भी तो है। तो कुल मिला के अगर आपसे प्रश्न पूछें कि लोक सेवाओं की धारणा क्या है, आपकी राय में किन किन व्यक्तियों को लोक सेवक माना जाना चाहिए, ये चित्र बना देना, सारा समझाना, अंत में एक इमोशन सा पैरा लिखना कि बहुत ब्रॉड सेंस में जाएं, दार्शनिक स्तर पर जाएं, तो ये सब व्यक्ति भी लोक सेवक हैं। इनके योगदान को भी भूलना एक समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। चलिए।